ये पाकिस्तान पेनल कोड का चैप्टर नंबर 18 है और ये उन ऑफेंसेस की बात करता है जो रिलेटेड हैं डॉक्यूमेंट से, ट्रेड से या प्रॉपर्टी मार्क से। देखिए, ये जो चैप्टर है ये उन ऑफेंसेस को रेगुलेट करता है जो डॉक्यूमेंट्स, ट्रेड मार्क्स और प्रॉपर्टी मार्क्स की ऑथेंटिसिटी और इनकी जो रिलायबिलिटी है उनको अफेक्ट करता है। देखिए, जो मॉडर्न लीगल सिस्टम है या जो कमर्शियल सिस्टम है वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। जब हम प्रॉपर्टी की ओनरशिप की अगर बात करें, अगर हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन की बात करें या जो कोर्ट्स प्रोसीडिंग्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए या जो विल्स हैं या जो हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होती हैं यानी जो डिग्रीज़ हैं या गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, ये सब किसके ऊपर बेस्ड करता है? ये डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बेस्ड करता है, ठीक है? और अगर इन डॉक्यूमेंट्स की जेन्युइननेस है उसको अगर प्रोटेक्ट ना किया जाए तो फिर इस सूरत में क्या होगा? जो पब्लिक ट्रस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा और जो लीगल सिस्टम है उसमें फ्रॉड और जो डिसेप्शन है वो आम हो जाएंगे। सो इसलिए लॉ ने इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया है ताकि जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं उनकी जो इंटीग्रिटी है उसको क्रिमिनल सेंक्शंस के ज़रिए से प्रोटेक्ट किया जा सके। ये जो चैप्टर नंबर 18 है ये आपको पता है कि जो पाकिस्तान पीनल कोड है वो 1860 में ड्राफ्ट हुआ है, ठीक है? और ये जो चैप्टर है ये भी ओरिजिनल पीनल कोड का पार्ट ही है। देखिए, इस टाइटल में आपको 3 मेन जो टर्म्स हैं वो नज़र आ रहे होंगे। जो नंबर फर्स्ट है वो है डॉक्यूमेंट, ठीक है? और उसके बाद जो नंबर सेकंड है वो है ट्रेड और जो थर्ड है वो है प्रॉपर्टी मार्क्स। ओके, सो इन टर्म्स को हम शुरू में ही थोड़ा सा टच कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि अभी जब हम सेक्शन नंबर 463 स्टार्ट करेंगे तो उसमें अगर आप देखें तो बार बार वर्ड यूज़ हो रहा है डॉक्यूमेंट का। सो अगर हम इस कंसेप्ट को भी नहीं समझेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या है तो फिर हमें इसकी डिफिनेशन जो है वो भी समझ नहीं आएगी। सो बेसिकली जो डॉक्यूमेंट है इससे मुराद यानी कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसमें किसी फैक्ट, ट्रांजेक्शन या जो लीगल राइट्स हैं उसको रिकॉर्ड किया जा रहा होता है या किया गया होता है और जो एविडेंस के तौर पर यूज़ हो सकती हैं। यानी इसमें अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें तो ये देखें, पाकिस्तान पीनल कोड का जो सेक्शन नंबर 29 है वो भी डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है। तो इस डॉक्यूमेंट की जो डिफिनेशन है अगर हम उसको देते हैं तो ये कहते हैं कि द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट्स एनी मैटर expressed or described upon any substance by means of letters, figures, marks, or by more than one of those means intending to be used or which may be used as an evidence of the fact। ठीक है? तो कोई भी चीज़ जो फैक्ट के लिए यूज़ हो सके, ट्रांजैक्शन के लिए या लीगल राइट्स को रिकॉर्ड हो सके और जो एविडेंस के तौर पर भी यूज़ हो सकते हैं। यानी जिसमें फैक्ट्स होते हैं, चाहे वो लेटर्स के ज़रिए हों, फिगर्स के ज़रिए से हों या मार्क्स के ज़रिए से हों। और इसकी अगर हम एग्जांपल लेने देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है चेक, पावर ऑफ अटॉर्नी, मेप, प्लान या कोई राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस इज़ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है? इन इसमें सेल डीड्स आती हैं, हमारे जो सबसे पहले जो हमारे सीएनएसी है, पासपोर्ट है, ये भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कंट्रैक्ट हो गए या जो चेक हैं, बिल हैं, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आती हैं। यानी कोर्ट के जो ऑर्डर हैं वो भी सारे इसमें आ सकते हैं। तो ये तो पाकिस्तान हिंदू कोड की जो डिफिनेशन है, आर्टिकल नंबर जो सॉरी सेक्शन नंबर जो 29 है, डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है, ठीक है? और इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल हो सकता है। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट की डिफिनेशन है वो हमें जो क्यूएसओ है, ये कानून शहादत आर्डर है, इसका जो ये आर्टिकल नंबर 2 है इंटरप्रिटेशन, आर्टिकल 2(1)(b जो है ये डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है। ये कहते हैं कि डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर्स एंड मार्क्स। ये हमने सेक्शन नंबर 29 पीपीसी में देख लिया। बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स इंटेंडिंग टू बी यूज्ड और व्हिच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। सो सेम ही वो है डिफिनेशन है, ठीक है? इसमें अगेन यहाँ पे वही वो दी हुई है, इलस्ट्रेशंस की हुई है। और अगर आप इसको समझना चाहते हैं कि असल में डॉक्यूमेंट्स क्या है तो फिर इसके लिए हमारी जो सेक्शन नंबर 29 की पाकिस्तान पीनल कोड की कलेक्शन डिक्शन है उसको आप मज़ीद डिटेल में भी देख सकते हैं। सो ये तो रेफरेंस हो गया। ओके, उसके बाद जो सेकंड टर्म है वो है ट्रेडमार्क या प्रॉपर्टी मार्क, लेकिन अभी इस वक्त हम ट्रेडमार्क की बात कर रहे हैं। ये जो ट्रेडमार्क है ये एक डिस्टिंक्टिव नाम होता है या इसमें लोग नेम भी हो सकता है, इसमें लोगो भी हो सकता है या कोई सिंबल, कोई लेबल या कोई साइन भी हो सकता है। और ये क्या करता है कि ये एक मैन्युफैक्चरर या बिज़नेस की जो गुड्स होती हैं या उनकी जो सर्विसेज होती हैं उनको दूसरों से डिस्टिंग्विश करता है। और इनका जो मकसद होता है ट्रेडमार्क का वो ये होता है कि ताकि कंज्यूमर को ये पता चले
कि जो प्रोडक्ट है वो किस कंपनी की है, ठीक है। या और इसकी जो डिटेल है बाकी वो जो ट्रेडमार्क्स ऑर्डिनेंस हैं 2001 का उसमें जो है मौजूद है। लेकिन अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाऊं कि ट्रेडमार्क किस तरह के होते हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान के कुछ ब्रांड्स है, कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं और कुछ जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर हम एयर ब्लू को देते हैं तो एयर ब्लू ये क्या करती है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। और सिमिलरली जो ये क्लॉथिंग ब्रांड्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये यानी ये मैन्युफैक्चरर भी होती हैं और साथ में जो बिजनेस की गुड्स हैं उनको भी वो भी प्रोड्यूस करती हैं। बस सिमिलरली जो पे ये हैं और ये आई डोंट नो कौन सा वाला है, और ये पर कॉन्टिनेंटल जो है ये एक होटल है, ठीक है, तो ये भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। सो ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं, यानी सर्विसेज को, बिजनेसेस की गुड्स को और मैन्युफैक्चरर्स को दूसरों की जो सर्विसेज हैं या बिजनेस हैं या मैन्युफैक्चरर हैं उनसे अलग करती हैं। जैसे कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, जैसे पेप्सी का लोगो होता है या एडिडास का है, राइट। सो उसके बाद है प्रॉपर्टी मार्क्स। सो प्रॉपर्टी मार्क्स का जो मकसद है वो क्या होता है, वो ओनरशिप को आइडेंटिफाई करना होता है, ना कि कमर्शियल ब्रांड्स को जैसे कि ट्रेडमार्क में हमने देखा। ये किसी माल या जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर इसलिए लगाया जाता है ताकि पता चले कि ये किसकी मिल्कियत है। यानी मिसाल के तौर पे अगर रेलवे डिपार्टमेंट है, उसका अपना जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर अगर वो मार्क लगाते हैं, या किसी कंपनी का अपनी जो मशीनरी होती है उसके ऊपर एक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो लगा देते हैं, या किसी स्कूल का या कॉलेज का अपनी लाइब्रेरी की बुक्स के ऊपर जो ओनरशिप स्टैम्प्स लगाना है वो होता है। या समटाइम्स हम स्टोर से बुक्स बाई करते हैं तो वो भी वहाँ पे अपनी ओनरशिप की जो है स्टैम्प्स है वो लगा की है। तो आपने इन दोनों टर्म में कंफ्यूज नहीं होना। जो ट्रेडमार्क है उसका फंक्शन सोर्स ऑफ गुड्स या सर्विसेज बताना है, और जो प्रॉपर्टी मार्क्स हैं उसका फंक्शन ओनरशिप एस्टेब्लिश करना होता है। और इसको समझना इस वजह से ज़रूरी है इन डिफरेंस को, क्योंकि आगे हम चैप्टर में इन चीज़ को डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो सेक्शन नंबर 463 है फॉर्जिंग। जो फॉर्जी का कंसेप्ट है इसको सुनकर आपके जहन में ये आ रहा होगा कि फॉर्जी किसको कहते हैं, मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट्स को। जैसे यहाँ पे अगर हम इसकी डिफिनेशन को देखें तो ये स्टार्ट होती है टेकू इवन मेक्स एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट। और अगर हम इस डिफिनेशन को देखें तो ये जो सेक्शन है ये हमें ये तो बता रहे हैं कि अगर कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाता है, लेकिन हमें ये नहीं बताता कि जो फॉल्स डॉक्यूमेंट है वो होती क्या है। इसके लिए इस टर्म को डिफाइन करने के लिए जो सेक्शन नंबर 464 है ये हमें बताता है कि जो फॉल्स डॉक्यूमेंट है ये क्या होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों सेक्शन है 463 प्लस जो 464 है, इन दोनों को हमने मिला के पढ़ना है। देखें, आप इमेजिन करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल कल से अगर पाकिस्तान में कोई भी शख्स जो है वो अपनी मर्ज़ी से कोई फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए, फेक से एनएसी बनाए, पासपोर्ट बनाए या चेक बनाए, रजिस्ट्री या कोई भी फेक प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स जो है वो बनाए, तो उससे क्या होगा, उससे जो लीगल और कमर्शियल सिस्टम है वो क्या हो सकता है, वो कोलैप्स हो सकता है। इसलिए जो लॉ है वो डॉक्यूमेंट को सिर्फ एक कागज़ के तौर पे नहीं समझती, बल्कि उस पर जो लोगों का एक पब्लिक ट्रस्ट कायम होता है उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। सो उस ट्रस्ट को डैमेज करने वाली जो ऑफेंस हैं उसको हम फॉर्जरी कहते हैं। अब सवाल ये है कि जो फॉर्जरी है वो असल में होती क्या है। ये यहाँ पे तो हमने सेक्शन नंबर 460 की इसकी डिफिनेशन दे रही है। क्या हर एक झूठा जो डॉक्यूमेंट है वो फॉर्जरी होता है, या क्या अगर हम किसी डॉक्यूमेंट में अल्ट्रेशन कर दें तो वो भी फॉर्जरी है, या अगर हम फॉर एग्जांपल कोई फेक सिग्नेचर कर लेते हैं तो क्या ये फॉर्जरी में आता है या नहीं आता। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हमें सेक्शन नंबर जो 18 है उसमें, अगर हम सेक्शन नंबर जो चैप्टर नंबर 18 सेक्शन नंबर 460 एंड 464 है, तो इसमें हम देखेंगे कि ये हमें आंसर देते हैं। देखिए, अगर हम फौजी का कंसेप्ट देखें ना तो सिंपल अल्फाज में जो फौजी है उसका मतलब होता है कि किसी फॉल्स डॉक्यूमेंट को बनाना। और किस तरह बनाना, उसको डिसऑनेस्ट तरीके से बनाना, उसको फ्रॉडुलेंट तरीके इंटेंशन के साथ बनाना, ताकि किसी को क्या किया जा सके, धोखा दिया जा सके, यानी उसके साथ फ्रॉड कमिट किया जाए, या किसी का जो लीगल राइट है वो इफेक्ट किया जा सके, या कोई जो इलीगल फ़ायदा है जैसे रामफुल गेन है या रामफुल लॉस है वो किसी को दिया जाए। देखिए, एक चीज़ जो अपनी याद रखनी है ना वो ये है कि फौजी का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो डॉक्यूमेंट नहीं है, वो ट्रस्ट है, ठीक है। ये लॉ सिर्फ उस डॉक्यूमेंट की प्रोटेक्शन नहीं करता बल्कि उस पब्लिक कॉन्फिडेंस की प्रोटेक्शन करता है जो लोग डॉक्यूमेंट के ऊपर करते हैं।
सो अब अगर हम इसको स्टार्ट करें तो इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि हु एवर मेक्स एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट। अब अगेन क्वेश्चन पैदा होता है कि फॉल्स डॉक्यूमेंट जो है वो क्या होगी है। देखिए ये जो सेक्शन नंबर 463 और 464 का जो कनेक्शन है ये इस तरह है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि हु एवर ड्राइव्स अ डेंजरस व्हीकल कमिट्स एन ऑफेंस, तो अब आपके क्वेश्चन आपके जहन में डायरेक्टली ये क्वेश्चन अराइज होगा कि भाई ये जो डेंजरस व्हीकल है ये होता क्या है, ठीक है। सो सिमिलरली ये कंसेप्ट है कि जैसे यहाँ पे कह रहे हैं ना कि हु एवर मेक्स एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट। अब क्वेश्चन अराइज होगा कि फॉल्स डॉक्यूमेंट्स क्या है, उसके लिए हम सेक्शन नंबर 464 को देखते हैं, क्योंकि जब तक हम फॉल्स डॉक्यूमेंट को नहीं समझेंगे हम फॉर्जरी के कंसेप्ट को भी नहीं समझ सकते। देखिए एक और जो चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है वो यहाँ पे ये है कि यहाँ लिखे हुए है ना कि हु एवर मेक्स एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट, यानी मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। यानी ये जो सेक्शन है ये हमें डॉक्यूमेंट की डिफिनीशन नहीं दे रहा बल्कि उसका जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं जिससे एक डॉक्यूमेंट जो है वो फॉल्स बन जाता है। देखिए हर एक जो फॉल्स डॉक्यूमेंट होता है वो अब फॉर्जरी नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए या कैलकुलेशन में अगर कोई इंसान से गलती हो जाए तो वो हर एक केस जो है वो सेक्शन नंबर 464 के अंडर तो फॉल नहीं करेगा ना। लॉ सिर्फ उस डॉक्यूमेंट को फॉल्स मानता है जो डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली बनाया या अल्टर किया गया हो। और ये जो टर्म्स हैं ये हमें कहाँ पे मिलेंगे, ये हमें सेक्शन नंबर 464 में मिलेंगे। तो जो सेक्शन नंबर 464 है ये कहता है कि मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट, अ पर्सन इज सेड टू मेक अ फॉल्स डॉक्यूमेंट फर्स्टली who dishonestly or fraudulently makes, sign, seal or execute a document or a part of a document। अब ये जो दो कंसेप्ट हैं यहाँ पे डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली के जो कंसेप्ट हैं इसको पाकिस्तान पिनल कोड जो है वो डिफाइन करता है। अगर इसको हम देखें कि ये सेक्शन नंबर 24 है, ये डिसऑनेस्टली कि हु एवर डज एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to commit the thing dishonestly। अब ये जो रंगफुल गेन और रंगफुल लॉस के कंसेप्ट है इस पर सेक्शन नंबर 23 डिफाइन कर रहे हैं कि रंगफुल गेन क्या चीज़ है कि अगर अनलॉफुल मीन्स के ज़रिए से अगर कोई शख्स जो है किसी प्रॉपर्टी का यानी उसके पास लीगली राइट है, उसका लीगली एंटाइटल है और उसको अनलॉफुल तरीके से उसको क्या किया जा सकता है, उसको महरूम किया जाता है अपनी प्रॉपर्टी से, सॉरी, तो ये होगा रंगफुल लॉस। और अगर आप किसी चीज़ की किसी प्रॉपर्टी के लिए आप एंटाइटल्ड लीगली नहीं हैं और आप उस चीज़ से अनलॉफुल मीन्स के ज़रिए से फ़ायदा हासिल करते हैं तो ये होता है रंगफुल गेम। यानी डिसऑनेस्टली की जो डिफिनेशन है वो रंगफुल गेम प्लस रंगफुल लॉस है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा कंसेप्ट था जो सेक्शन नंबर 464 में था वो था फ्रॉडुलेंटली का। और फ्रॉडुलेंटली की जो डिफिनेशन है ये सेक्शन नंबर 25 में दी गई है। इसका ये मतलब है कि पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग fraudulently if he does the thing with intent to defraud but not otherwise। यानी किसी को धोखा देने या डिसीव करने का इरादे से अगर कोई काम किया जाए तो उसको क्या कहते हैं, फ्रॉडुलेंट भी कहते हैं। ओके, सो कोई भी शख्स अगर एक फॉल्स डॉक्यूमेंट जो है वो बनाता है डिसऑनेस्टली, यानी ये इंटेंशन को शो कर लेंगे जो डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली ये जो दो कंसेप्ट हैं, ठीक है। अगर वो बनाता है यानी बनाने से मुराद ये है कि अगर वो नया डॉक्यूमेंट तैयार करता है या अगर वो साइन करता है, यानी अगर किसी और के नाम से या बगैर अथॉरिटी के अगर कोई सिग्नेचर करें, सील यानी किसी भी ऑफिशियल सील या स्टैंप लगा देना जब उसकी अगर कोई अथॉरिटी जो है वो आपके पास हो ही ना। और जो थर्ड टर्म है वो है एग्जीक्यूट, यानी डॉक्यूमेंट को इस तरह कंप्लीट करना कि वो लीगली इफेक्टिव नज़र आए। मिसाल के तौर पर अगर कोई सेल डीड है या कोई जो पावर ऑफ अटॉर्नी है उस पर अगर तमाम फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल कर दिए जाएं। यानी ये जो टर्म्स हैं ये हमें क्या बताते हैं, ये हमें ये बताते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को किन तरीक़ों के साथ जो है वो फॉन्ट्सली बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको अपने ये जहन में रखना है कि ये तो तरीके हो गए जिसके ज़रिए से एक डॉक्यूमेंट फॉन्ट से बनाया जा सकता है, लेकिन जो इंटेंशन है वो क्या होना चाहिए, वो डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली जो है वो होना चाहिए। यानी अगर कोई शख्स जो है वो गलती से किसी और की फाइल पर अपनी सिग्नेचर कर दे तो फिर ये तो या तो सिविल मिस्टेक होगी या एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ये मिस्टेक जो है वो फॉर्जरी में नहीं आती है। फॉर्जरी तब होगी जब वो डिसऑनेस्ट या फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ मेक्स किया गया हो, साइन, सीन या एग्जीक्यूट किया गया हो। और आगे ये कह रहे हैं कि यानी ये कह रहे हैं कि कोई कंप्लीट डॉक्यूमेंट भी हो सकता है या पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। यानी अगर किसी डॉक्यूमेंट का सिर्फ एक मटेरियल हिस्सा जो है अगर वो जुटा हो तो वो हौज़ी हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक सेम डीड है जिसमें जो परचेज प्राइस है वो मिसाल के तौर पर 5 मिलियन बिकी गई है,
लेकिन बाद में कि उसे क्या कर देता है, यहाँ पे सिर्फ एक एक कर देता है, तो ये क्या बन जाएगा, ये 15 मिलियन बन जाएगा। ये पूरा डॉक्यूमेंट चाहे वो जेन्युइन था, लेकिन उसका एक मटेरियल पार्ट जो है वो अल्टर हुआ। ठीक है, ओके। सो ये आगे कह रहे हैं कि ऑल मेक्स एनी मार्क डिनोटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। देखिए लॉ में जो मार्क है उससे मुराद सिर्फ सिग्नेचर नहीं है, बल्कि ये कोई सिंबल भी हो सकता है या तंब भी हो सकता है। जैसे जो लोग सिग्नेचर नहीं कर सकते, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो अंगूठे लगाते हैं, तंब इम्प्रेशन लगाते हैं। या कोई इनिशियल भी हो सकते हैं, या कोई ऑफिशियल स्टैम्प, सील, या कोई भी आइडेंटिफाइंग मार्क जो है वो हो सकता है। ठीक है, अगर वो मार्क्स जो है वो क्या जाहिर करे, अगर वो ये जाहिर करें कि जो डॉक्यूमेंट है वो एग्जीक्यूट या ऑथेंटिकेट जो है वो हो चुका है। यानी इसकी एग्जांपल हम इस तरह दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ए क्या करता है कि वो बी के यानी बी के जो फेक थंब इम्प्रेशन है उसको डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लगा देता है, ताकि लोग ये समझें कि बी ने डॉक्यूमेंट जो है वो एग्जीक्यूट किया है। यहाँ पे सिग्नेचर नहीं हुआ, लेकिन थंब इम्प्रेशन भी एग्जीक्यूशन का एक मार्क है। ठीक है, ये द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग इट टू बी बिलीव्ड। यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पे जो इंसान की इंटेंशन है उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे जो बिलीफ की बात हुई है, किस बिलीफ की बात हो रही है, यानी इंटेंशन को डिसीव की बात हो रही है कि लोग ये यकीन करें कि ये जो डॉक्यूमेंट सील साइन एग्जीक्यूट हुआ है या बनाया गया है, ये क्या है, ये असली है। यानी यहाँ पर जो लॉ है वो ये नहीं देखता कि ये नहीं कहता कि लोग वाकई डिसीव हो जाएं, बल्कि जो लॉ का फोकस है वो सिर्फ ये देख रहा है कि अक्यूज्ड का इरादा था कि लोग डिसीव हो जाएं। The such document or part of a document was made, signed, sealed or executed by। यानी यहाँ पे तो हमें एक उसके इंटेंशन के बारे में लॉ ने बताया है ना कि उसका इंटेंशन क्या होता है, कि किसी को डिसीव करना। अब किस बात के ऊपर डिसीव करना, वो ये बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट या जो पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है वो क्या है, असली बनाया गया है, या उसके ऊपर जो साइन है वो असली है, या उसके ऊपर जो सील लगी हुई है वो भी अथराइज्ड है, या जो डॉक्यूमेंट है वो लीगल तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है। यानी यहाँ पे जो अक्यूज्ड होता है वो क्या करता है, वो डॉक्यूमेंट्स को जेन्युइन अपीयरेंस देना चाहता है। और बाय द अथॉरिटी ऑफ अ पर्सन बाय होम, यहाँ पे अल्लाह दो सिचुएशंस की बात करता है। एक तो ये है ना कि बाय अ पर्सन की बात हो रही है, कि इसमें जो अक्यूज्ड होता है वो ये इंप्रेशन क्रिएट करता है कि डॉक्यूमेंट खुद उस शख्स ने बनाया या साइन किया है। ठीक है, और जो दूसरी सिचुएशन है वो ये है कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है शायद उस शख्स ने पर्सनली साइन ना किया हो, लेकिन अक्यूज्ड ये इंप्रेशन देता है कि उस शख्स ने इसका अथॉरिटी या परमिशन जो है वो दी थी। यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई एम्प्लॉय है, वो एक कंपनी में जो सीईओ है उसकी परमिशन के बगैर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते और ये कहता है कि मुझे सीईओ ने अथराइज़ किया हुआ है, जबकि असल में कोई अथॉरिटी उसके पास नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे वो अक्यूज क्या कर रहा होता है, जो झूठी अथॉरिटी है उसका इंप्रेशन क्रिएट करता है। सो लॉ इसी ने फॉर्जी के कंसेप्ट में शामिल करता है। और बाय हुज अथॉरिटी ही नोज दैट इट वाज नॉट मेड, साइन, सील और एग्जीक्यूटेड, और एट अ टाइम एट विच ही नोज दैट इट वाज नॉट मेड, साइन, सील और एग्जीक्यूटेड। सो ये जो फ्रेज है यहाँ पे बात हो रही है नॉलेज का जो एलिमेंट है उसकी बात हो रही है। ठीक है, यानी लॉ यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अक्यूज्ड को ये नॉलेज होना चाहिए कि जिस शख्स की तरफ वो डॉक्यूमेंट्स को मंसूब कर रहा है, असल में उसने ना तो ये डॉक्यूमेंट बनाया होता है, ना साइन किया होता है, ना सील किया होता है, और ना ही वो उसने एग्जीक्यूट करने की यानी कोई अथॉरिटी उसको दी होती है। यानी यहाँ सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का फाल्स होना काफ़ी नहीं है, एक्यूज्ड को उस पॉलिसिटी का इल्म होना जो है वो भी ज़रूरी है। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है ही नोज़, और इसको इस वजह से यानी यहाँ पे मेंशन किया गया है क्योंकि ये जो काम है साइन, सी, मेड, एग्जीक्यूट वाले, ये मिस्टेक के ज़रिए भी सी हो सकते हैं। सो अगर एक्यूज्ड को नॉलेज हो तो फिर उसके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज होती है, क्योंकि अगर ये काम बाय मिस्टेक किए जाएँ तो क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज नहीं होती। तो आगे ये कह रहे हैं कि और एट अ टाइम एक्ट विच ही नोज दैट इट वाज नॉट मेड, साइन, सील्ड और एग्जीक्यूटेड। देखें इस केस का जो ताल्लुक है वो किसके साथ है, वो डेट एंड टाइम के साथ है। ला सिर्फ ये नहीं देखता कि डॉक्यूमेंट जो है वो किसने बनाया या साइन किया, ला ये भी देखता है कि डॉक्यूमेंट किस डेट या किस वक्त बनाया हुआ दिखाया जा रहा है। अगर कोई शख्स जो है वो जानबूझकर डॉक्यूमेंट को ऐसी डेट या टाइम का बनाकर पेश करता है जो असल में गलत हो, और उसका मकसद जो है वो लोगों को डिसीव करना हो, तो ये भी फेक डॉक्यूमेंट्स यानी फॉल्स डॉक्यूमेंट जो है वो बन सकता है। और इसमें अगेन यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि ही नोज, यानी अक्यूज्ड को ये पता होता है, पता था कि डॉक्यूमेंट उस डेट या उस वक्त एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, फिर भी उसने दूसरों को ये बिलीव करवाने की कोशिश नहीं है कि वो उसी वक्त एग्जीक्यूट हुआ है या बनाया गया है या साइन और सील किया गया है। सो अब हम देखते हैं सेकेंडली को। सेकेंड ये कहता है कि अ पर्सन इज सेड टू मेक अ फॉल्स डॉक्यूमेंट
हु विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, अगर वो विदाउट लॉफुल अथॉरिटी के डिसऑनेस्ट तरीके से या फ्रॉडुलेंटली क्या करता है, कैंसिलेशंस करता है या अदरवाइज ऑल्टर्स अ डॉक्यूमेंट इन एनी मटेरियल पार्ट देयर आप, यानी अगर किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है और वो डॉक्यूमेंट में क्या करे, कोई तब्दीली करे। अब वो जो तब्दीली है वो कई तरीक़ों से हो सकती है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि कैंसिलेशन, यानी कोई लफ्ज़ अगर उसमें मिटा दिए जाए या नया लफ्ज़ जो है वो ऐड कर दिया जाए, या अगर कोई अमाउंट है उसको चेंज कर दी जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10,000 लिखा हुआ है, 10,000 लिखा हुआ है, उसके साथ एक ज़ीरो और बढ़ा दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, ये अमाउंट चेंज हो गई। या डेट चेंज करना या नाम को ओवरराइट करना, या अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है उसको एडिट करना, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये किस में आएंगी, ये अदरवाइज में आएंगी। अगर उसको आल्टर करता है डॉक्यूमेंट को इन एनी मटेरियल पार्ट देयर आप, यानी मटेरियल पार्ट से मुराद ये है कि हर एक जो अल्ट्रेशन है ना डॉक्यूमेंट्स में वो फॉर्जरी नहीं होती, सिर्फ वो जो तब्दीली की जाती है डॉक्यूमेंट में जो लीगल राइट्स ऑब्लिगेशन या लीगल इफ़ेक्ट्स को चेंज करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो मटेरियल अल्ट्रेशन कहलाती हैं। सो इस वजह से अगर किसी डॉक्यूमेंट में मटेरियल पार्ट अगर उसका चेंज कर दिया जाए तो फिर वो क्या होगा, वो फॉल्स डॉक्यूमेंट होगा। यानी जो सेक्शन ये जो फर्स्ट पे था क्वेश्चन में हमने ये देखा कि जो डॉक्यूमेंट है वो सिर्फ इसी की नया फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है। जो सेकंड ये है, इसमें डॉक्यूमेंट क्या होता है, ओरिजिनल होता है शुरू में, लेकिन उसमें क्या क्या किया जाता है, उसमें अल्ट्रेशन कैंसिलेशन या कोई तब्दीली उसमें की जाती है, उसका कोई जो मटीरियल पार्ट है। अब आगे ये कह रहे हैं कि आफ्टर इट हैज़ बीन मेड और एग्जीक्यूटेड ईदर बाय हिमसेल्फ, चाहे वो डॉक्यूमेंट उसने खुद बनाया या एग्जीक्यूट किया हो, यानी ओरिजिनली जब वो ओरिजिनल फॉर्म में होता है इनिशियली, या अगर वो किसी और शख्स ने उसको बनाया हो या एग्जीक्यूट किया हो, चाहे वो शख्स जिंदा हो या चाहे वो शख्स जो है वो मर चुका हो एट द टाइम ऑफ सच अल्ट्रेशन, जिस वक्त वो अल्ट्रेशन जो है डॉक्यूमेंट में की जा रही है। सो यहाँ पे जो टर्म यूज़ हुआ ना मटीरियल अल्ट्रेशन का, यानी इसका टेस्ट ये नहीं है कि कितने वर्ड्स जो है वो बदले गए हैं, बल्कि टेस्ट उसका ये है कि जो लीगल कंसिक्वेंसेस हैं वो कितने बदले हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई डॉक्यूमेंट है उसमें अगर किसी ने गलती से कोई स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो हुई है और किसी ने लिखा हुआ है कि इस्लामाबाद, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस्लामाबाद की स्पेलिंग है, यहाँ पे अगर कोई ए इंसर्ट कर दे तो ये भी तो अल्ट्रेशन है ना, लेकिन ये क्या है, ये मटीरियल फैक्ट पे कोई असर नहीं डालता। या अगर इंक का कलर ब्लू से ब्लैक हो जाए तो ये भी उसके ऊपर कोई असर नहीं डालता। मटीरियल फैक्ट ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई नाम है और उनको चेंज कर दिया जाए या कोई डेट चेंज कर दी जाए। फॉर एग्जांपल अगर डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉपर्टी है, ए ने है वो बी को बेच दी है, अब यहाँ पे ए की जगह पे अगर सी का नाम कर दिया जाए तो ये क्या है, ये मटीरियल अल्ट्रेशन है। फिर और फिर थर्डली में क्या होता है कि कहता है कि पर्सन इज सेड टू मेक अ फॉल्स डॉक्यूमेंट इफ हु डिसऑनेस्टली और fraudulently causes any person to sign, seal, execute और alter a document। अगर वो जो अक्यूज्ड है वो डिसऑनेस्टली और fraudulently किसी से डॉक्यूमेंट्स करवाते हैं, साइन करवाएं, सील करवाएं या उससे एग्जीक्यूट या आल्टर जो है वो करवाएं, और उसको ये इल्म हो knowing that such person by reason of unsoundness of mind or intoxication can't, or that by reason of deception practiced upon him he doesn't know the content of the document or the nature of the alteration। अभी जो अक्यूज होता है उसको किस चीज़ का इल्म होना ज़रूरी है, उसको इस चीज़ का इल्म होना ज़रूरी है कि वो ये जो करवा रहा है, यानी जो भी तरीका वो अपना रहा है फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, वो क्या है, knowing that such person by reason of unsoundness of माइंड, यानी जो विक्टिम होता है या तो वो उस वक्त अनसाउंडनेस माइंड की कंडीशन में होता है, या वो इंटॉक्सिकेटेड होता है, या जो है उसको धोखा दिया जा रहा होता है, ठीक है। उसको यानी मालूम नहीं होता विक्टिम को कि ये जो डॉक्यूमेंट्स उससे अल्टर करवाए जा रहे हैं, जो फॉल्स डॉक्यूमेंट है वो किसी कोई भी प्रोसेस उसके ज़रिए से करवाया जा रहा है, तो उसकी जो कंटेंट है, उसका जो लीगल इफ़ेक्ट है या कंसिक्वेंसेस हैं वो उसको नहीं समझ सकता, उसकी नेचर को नहीं समझ सकता। ओके, सो अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशंस को। और जो इलस्ट्रेशंस हैं लाज़मी बात है, ये जो 3 ऊपर की सिचुएशंस बताई गई हैं, यानी 3 तरीके से जो डॉक्यूमेंट है वो फॉल्सली बन सकता है, जिसको हमने ऑलरेडी देख लिया। तो अब ये जो इलस्ट्रेशंस है ये इन्हीं सिचुएशंस को डिस्क्राइब कर रही है। वैसे हम देखेंगे कि कौन सी जो सिचुएशन है, इलस्ट्रेशन है, वो कहाँ पे फिट आती है। तो जो ए है ये कह रहे हैं कि ए हैज़ अ लेटर ऑफ क्रेडिट अपॉन बी फॉर ₹10,000 रिटन बाय जी। A, in order to defraud B, aids a cipher
to the 10,000 and makes the sum 100,000, intending that it may be believed by B that Z so wrote the letter, A is committed forgery. यहाँ पे जो Z है वो क्या करता है, उसने A के हक़ में जो 10,000 रुपीज़ है उसका एक लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो लिखा है। A ने क्या किया है, वो उसने फ्रॉड करने के लिए एक सिपर जो है वो ऐड कर दिया है, ये वाले जो सिपर है उसने ऐड कर दी, ठीक है, लगा कर उसे एक नाम बना दिया। और उसका इंटेंशन क्या था कि बिलीव्ड बाय वी दैट इट मे बी बिलीव्ड बाय वी दैट जी सो रोट द लेटर, कि बी ये बिलीव करेगा कि ये लेटर किसने लिखा है, जी ने लिखा है। यहाँ पे जो ओरिजिनल लेटर ऑफ क्रेडिट था वो क्या था, वो जेन्युइन का, जैसे हमने सेकंड ईयर में कहा था ना कि यहाँ पे पहले ओरिजिनल इनकी जेन्युइन होता है, बाद में उसमें एडिशन हो गई है। तो ए ने बाद में उसमें एक साइफर जो है वो ऐड करनी है, यानी अमाउंट जो है वो बदल दी है। और सिर्फ एक साइफर यानी 0 ऐड करना नहीं है यहाँ पे, बल्कि जो डॉक्यूमेंट की लीगल वैल्यू है ना और डी की जो लाइबिलिटी है उसको भी उसने बदल दिया है। इसलिए ये क्या है, ये मटेरियल अल्ट्रेशन है। ओके, सो इसमें ये जो सेकेंडरी वाला पार्ट है ये इसके ऊपर अप्लाई होता है। अब इलस्ट्रेशन नंबर बी है, ये माल करता है कि ए विदाउट जी अथॉरिटी, अब यहाँ पे आपको याद आ रहा होगा कि ये कहाँ पे बात हो रही है, ये इसकी बात हो रही है, ठीक है। affixes Z seal to a document purporting to be conveyance of estate from Z to A। conveyance जो है ये एक लीगल फॉर्मल यानी कन्वेंस डीड जो है ये एक फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने, यानी उसकी जो ओनरशिप होती है, राइट्स हैं या टाइटल्स हैं, वो एक शख्स से दूसरे शख्स की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र होती है, सो उसको कन्वेंस डीड कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ओके, with the intention of selling the stake to B and thereby obtaining from B the purchase money, A has committed forgery। A ने क्या किया, उसने Z की अथॉरिटी के बगैर Z की जो सील है वो एक कन्वेंस डीड के ऊपर जो है वो लगा दिए है, और उस प्रॉपर्टी को उसने क्या किया है, B को भी बेच दिया है, ठीक है, ताकि वो उससे B से पैसा हासिल कर सके। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है रजिस्ट्रेशन नंबर B में, इसको इस तरह तैयार किया गया है कि लोग ये समझें कि जी ने या जी की जो अथॉरिटी है उससे ये डीड एग्जीक्यूट की है। हकीकत में ना तो अथॉरिटी और ना ही जो कंसेंट है वो जी के इसमें शामिल है। इसलिए ए ने यहाँ पे शुरू से जो फॉल्स डॉक्यूमेंट है वो बनाया, यानी ये सेक्शन नंबर 464 का जो फर्स्ट की क्लास है ना, ये उससे रिलेवेंट है, क्योंकि उसमें हमने ये देखा था कि जो फेक सी लगाना है वो क्या है, वो भी फर्जी है। उसके बाद है सी, ए पिक्स अप अ चेक ऑन अ बैंकर साइन बाय बी पेएबल टू द बेयरर बट विदाउट एनी सम, यानी उसको एक चेक मिला और जो क्या है खाली है, यानी चेक जो है वो तो रियल है, बीन इंसर्टेड द चेक। ए fraudulently fill द चेक, यानी चेक जो है वो फिल कर लेता है बाय इंसर्टिंग द सम ऑफ 10,000 रुपीज़, उसमें इतनी अमाउंट लिख लेता है और वो क्या कमिट करता है, फॉर्जरी। यानी चेक जो है यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर सी में वो असली था, लेकिन ए ने बिना अथॉरिटी के उसमें अमाउंट जो है वो इंसर्ट की। इसने अलोकेशन, यानी चेक की अलोकेशन की और उसकी जो लीगल लायबिलिटी है वो क्रिएट कर दी। इस वजह से ये भी क्या है, ये भी मटीरियल अल्ट्रेशन है। ओके, इसके बाद है डी, कहते हैं कि ए लीव्स विद बी एज एजेंट, यानी बी जो है वो एक एजेंट है और बी ने उसको किया दिया है एक चेक दिया है एन बैंकर साइन बाय ए ने उसको ऑलरेडी साइन किया हुआ, यानी कि जो सिग्नेचर है वो जेन्युइन है, विदाउट इंसर्टिंग द सम पेएबल, यानी उसमें उसे कोई अमाउंट नहीं डाली, खाली अपने एजेंट को खाली चेक दिया है और बी को ऑथराइज भी किया है कि इसमें अमाउंट जो है वो लिख दे, लेकिन वो अमाउंट कितनी होनी चाहिए, वो 20,000 10,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, फॉर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग सेटल पेमेंट, ठीक है, यानी उसमें उन्होंने किसी को कुछ पेमेंट करनी है तो 10,000, तो उन्होंने कहा कि इसमें 10,000 फिल कर दें। बी ने क्या किया, fraudulently fill up the checks by inserting the sum of 20,000, उसमें अमाउंट जो है वो एक्सीड कर दी, बी ने फॉर्जरी कमिट की। अब सवाल ये है, आपके ध्यान में आएगा कि जब चेक जेन्युइन है, जब साइन जेन्युइन है, तो बी ने फॉर्जरी कैसे कमिट की। देखिए यहाँ पे जो क्लॉज नंबर डी है, इसमें हमने कहा था ना कि अल्ट्रेशन की यहाँ पे बात हुई थी। यहाँ पे बात ये नहीं है कि जो अथॉरिटी है वो अनलिमिटेड है, यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे उसको जो अथॉरिटी दी गई थी एजेंट को वो 10,000 की दी गई थी, जब उसने 20,000 लिखा, क्योंकि हमने ऊपर कहा था कि अगर एक डिजिट भी चेंज कर दिया जाए तो वो भी क्या है, वो फॉर्जी है। सो इस वजह से ये भी मटेरियल अल्ट्रेशन में आता है।
यानी अगर किसी शख्स को लिमिटेड अथॉरिटी दी जाती है ना, तो वो अगर उस अथॉरिटी की हद से बाहर जाकर डॉक्यूमेंट्स में कोई मटेरियल अल्ट्रेशन करता है तो वो अल्ट्रेशन जो है वो फॉल्डिंग बन जाती है। अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। ये कहता है कि ए ड्रॉज अ बिट ऑफ एक्सचेंज ऑन हिमसेल्फ इन द नेम ऑफ बी विदाउट बी अथॉरिटी। ए ने एक बिल बनाया, लेकिन अपना नाम लिखने की बजाय उसने किसका नाम लिखा? बी का नाम लिख दिया, जबकि बी ने उसे कोई परमिशन या अथॉरिटी जो है वो नहीं दी। अब ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक डॉक्यूमेंट होता है, यानी एक रिटन ऑर्डर होता है, जिसमें एक शख्स दूसरे शख्स को कहते हैं कि आप फलाने आदमी को इतनी रकम दे दो। ठीक है, इसमें यूजुअली 3 पार्टीज़ होती हैं। एक होता है ड्रायर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्राफ्ट, ओके। एक होता है ड्रायर यानी जो बिल बनाता है, और दूसरा है उसको कहते हैं ड्राई, यानी वो शख्स जिसको पेमेंट करनी होती है, और जो तीसरा है वो है पेन, जो कि जिसे पेमेंट मिलनी होती है। सो यहाँ पे ए ने यानी बी के नाम पे एक जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो बनाया है, और उसका जो इंटेंशन है वो क्या है? टू डिस्काउंट इट एज अ जेन्युइन बिल विद द बैंकर एंड इंटेंडिंग टू टेक अप द बिल ऑन इट्स मैच्योरिटी। सो ए का जो इंटेंशन है वो ये है कि वो डिस्काउंट करे, यानी बैंक से पैसा ले। ठीक है, डिस्काउंट यहाँ पे वो मतलब नहीं है जैसे जैसे सेल पर सामान लिया जाता है, नहीं। बैंकिंग में डिस्काउंटिंग बिल का मतलब होता है कि यानी बैंक बिल की जो मैच्योरिटी है उसका इंतज़ार नहीं करती, बल्कि उस अमाउंट का जो ज़्यादा हिस्सा है वो फ़ौरन दे देता है, और फिर बाद में जो है वो पूरी अमाउंट रिकवर कर देता हूँ। ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज में ए जो है वो क्या करता है? वो फेक बिल लेकर बैंक गया, और उसने यहाँ पे बैंक पे बोला कि ये बी का एक जेन्युइन बिल है और मुझे जो है अभी पैसे दे दो। आल दो जो ए है वो क्या कहता है कि इंटेंडिंग टू टेक अप द बिल ऑन इट्स मैच्योरिटी, और ए जो है उसका इरादा ये है कि जब उसका टाइम पूरा होगा बिल का, तो मैच्योरिटी पे वो खुद वो पैसे जो है वो वापस यानी कर देगा। यानी ए जो है वो ये समझता है कि अभी बैंक से मैं पैसे ले लेता हूँ, लेकिन जब पेमेंट की डेट आएगी तब मैं खुद पैसे दे दूँगा। तो फिर ये फर्जी कैसी हो? फिर ए ड्रॉज द बिल विद इंटेंट टू डिसीव द बैंकर। यहाँ पे ए ने जो बिल विदड्रॉ किया है वो किस तरह किया है? बैंकर को डिसीव किया है बाय लीडिंग हिम टू सपोज दैट ही हैड द सिक्योरिटी ऑफ पे। यानी बैंकर ये समझा, उसको ये बिलीव करवाया गया कि ए के बाद बी की सिक्योरिटी जो है मौजूद थी, किस मकसद के लिए? देयर बाय टू डिस्काउंट द बिग गिवन, डिस्काउंट किया जाए, उसके बदले में पैसे दिए जाए। ए इज़ गिल्टी ऑफ फॉर्जरी, जो ए ने क्या कमिट किया है? फॉर्जरी कमिट की है। अब नेक्स्ट है इफ, यहाँ पे कह रहे हैं कि जी विल कंटेन्स दीज वर्ड आई डायरेक्ट दैट ऑन माई रिमेनिंग प्रॉपर्टी बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी। A dishonestly sketches out the name, intending that it may be believed that the whole was linked to himself and C. Okay, C. A has committed forgery. यानी उसने फॉर एग्जांपल ये हम कह सकते हैं कि जी ने वसीयत की है, और ये उसकी 3 औलादें हैं। ठीक है, 3 बच्चे हैं ए बी सी। यहाँ पे ए जो है वो क्या करता है कि एक भाई के साथ उसकी नहीं बनती, मिसाल के तौर पर बी के साथ उसका नाम जो है उसने निकाल दिया, और वो ये बिलीव करवा रहा है कि जैसे जो विल है वो सी और ए के लिए बनाई गई है। यहाँ पे ए ने क्या किया है? फॉर्जरी कमिट की है। ठीक है, और मटीरियल यानी ये जो बिल है वो पहले जेन्युइन होती है, जिस तरह हमने जो सेकंड प्रोविजन में देखा था, लेकिन बाद में उसने अल्ट्रेशन किया। ओके, सो अब हम देखते हैं जो इलस्ट्रेशन नंबर जी है। ये कहता है ए इंडोर्सेस अ गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट एंड मेक्स इट पेबल टू जी और हिज ऑर्डर बाय राइटिंग ऑन द बिल the words pay to Z or his order and signing the endorsement. B honestly erases the word pay to Z or his order and thereby converts the special endorsement into a blank endorsement. B commits forgery. अब यहाँ पे कुछ important जो terms हैं वो यूज़ हुए हैं, उसको समझना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उन टर्म्स को नहीं समझेंगे तो हम इस रजिस्ट्रेशन को भी नहीं समझ सकते। एक है प्रोमिसरी नोट, दूसरा है एंडोर्समेंट, तीसरा है स्पेशल एंडोर्समेंट, ब्लैंक एंडोर्समेंट। ठीक है, और ये जो पे टू जी या हिज ऑर्डर है, सो इसको समझते हैं। सो ये जो टर्म्स हैं ये बेसिकली एक अदर लॉ है, उसका नाम है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के 81। ये टर्म उसी से लिए गए हैं। इसका अगर आप सेक्शन नंबर 4 देखें तो ये प्रोमिसरी नोट की बात करता है, और ये बिल ऑफ एक्सचेंज की भी बात करता है, चेक की भी बात करता है। जैसे ऊपर वाला जो इलस्ट्रेशन था जिसमें हमने इंटर्न्स को ऑलरेडी जो है वो ऊपर वाले इलस्ट्रेशंस में दी गई। ये जो नंबर ई है इसमें ये बिल ऑफ एक्सचेंज की का जो काम है वो भी यूज़ हुआ है।
एक ड्रॉयर का कंसेप्ट भी इसमें यूज़ हुआ है, ठीक है। ओके, सो इस इलस्ट्रेशन के हवाले से ये आप सारे देख सकते हैं, ड्रॉयर, ड्राई, ये पी, होल्डर, ये सब जो है ये इसी एक्ट के टर्मिनोलॉजीज है। और जो दूसरा है वो क्या है, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। सो अब हम देखते हैं कि जो सेक्शन नंबर इसका 5.4 है, जो प्रोमिसरी नोट को डिफाइन करता है, वो क्या कहते हैं कि प्रोमिसरी नोट जो है वो क्या होती है। ओके, सो ये सेक्शन नंबर 4 है, ये प्रोमिसरी नोट को डिफाइन करते हैं कि प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट एंडाइटिंग नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग signed by the maker to pay and demand are at a fixed or determinable future time, a certain sum of money only to or to the order of a certain persons or to the bearer of instrument. So सिंपल वर्ड में जो promissory note है, ये एक रिटर्न और साथ में एक साइन प्रॉमिस होता है, जिसमें एक शख्स जो मेकर होता है वो दूसरे शख्स जो जिसको कहते हैं, कहाँ गया, पे के साथ वादा करता है कि मैं आप इतनी रकम जो है वो अदा करूँगा। यानी इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, बल्कि इसमें क्या होता है, प्रॉमिस होता है। तो इस वजह से इसको प्रोमिसरी नोट कहा जाता है। यानी इसके एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अली है एक शख्स है ए, वो क्या करता है कि उसने वो बी से उधार लेता है, 1 लाख रुपए लेता है और फिर वो एक डॉक्यूमेंट साइन करता है और उसमें लिखता है कि मैं ये जो अमाउंट है, ये 1 लाख जो अमाउंट है, ये मैं फ़लाँ डेट पे, यानी कोई डिटरमिनेबल फ्यूचर टाइम होता है और उसमें ये भी लिखा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर बी है, अगर उसने कभी डिमांड किया तो, ठीक है, तो वो ये लिख देता है कि मैं फलां डेट को ये पैसे वापस करूँगा, वो नीचे जो है अपने सिग्नेचर कर देता है। तो इसको कहते हैं प्रोमिसरी नोट। और इसमें सिर्फ 2 पार्टीज होती हैं, एक होता है मेकर और दूसरा होता है पे, जिसको दिए जाते हैं। और जो ऊपर का इलस्ट्रेशन था, जो बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे था, उसमें हमें कहा था कि 3 पार्टी होती हैं, ड्रॉयर, ड्राई एंड पे। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज में ये लिखा होता है कि इस आदमी को पैसा दे दो, जबकि जो प्रोमिसरी नोट है उसमें ये लिखा होता है कि मैं खुद पैसा दूंगा। यानी फॉर एग्जांपल ए बी को कहते हैं कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, या टू हिज ऑर्डर जो अगर लिखा होता है, तो फिर इसका मतलब यही कि अगर बी ए को कह दे कि आप सी को पैसे दे दो, फिर ए क्या करेगा कि ये पैसे जो है वो सी को देगा। तो यहाँ पे फिर सी जो है ये कौन हो गया, ये उसका ऑर्डर हो गया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये to an instrument not being signed by the ये to the order, ठीक है। सो यहाँ पे लिखो है ना कि ए एंडोर्सेस अ गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट। ए ने किया एक गवर्नमेंट जो प्रोमिसरी नोट है उसको एंडोर्स किया। एंडोर्समेंट का जो की जो डिफिनेशन है वो किसकी सेक्शन नंबर जो 15 है उसमें बताया गया है कि एंडोर्समेंट क्या होता है कि when the maker or holder of a negotiable instrument sign the same otherwise than is such a maker for the purpose of negotiation on the back or face thereof on a slip of paper annexed thereto or so signs for the same purpose a stamped paper intended to be completed is a negotiable instrument। तो इंटेंट के एंडोर्समेंट का सिंपल मतलब ये है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट के बैक साइड पर या उसके फ्रंट साइड पर साइन कर दें तो ये समझा जाता है कि उस डॉक्यूमेंट उसने एंडोर्स कर दिया है। ओके, अब उस प्रोमिसरी नोट के अकॉर्डिंग ए क्या कहता है कि मेक्स इट पेएबल टू जी। वही कहते हैं कि इसमें जो अमाउंट है वो क्या होगा, वो जी को मिलेगा, या अगर जी जिसके बारे में कहेगा वो हिज ऑर्डर उसको मिलेगा। यानी राइटिंग में वो लिखता है ना, और उसके ऊपर ऑन द बिल द वर्ड्स, इस प्रोमिसरी नोट के ऊपर क्या है द जी और रिकॉर्ड कि ए जो है वो डायरेक्टली जी को अदा करेगा, या ए जो है अगर जी उसको कहीं भी किसी और को दे दो हिज ऑर्डर तक तो उसको पैसे ट्रेडर को देगा इन साइनिंग द एंडोर्समेंट, और उस एंडोर्समेंट को साइन कर देता है। अब आगे से बी क्या करता है कि वो डिसऑनेस्टी, क्योंकि ये जो टर्म है ये ज़रूरी है, जब हम सेक्शन स्टार्ट कर रहे थे तो उसमें जो डिसऑनेस्टी और प्रोविएंटी का कंसेप्ट है, ये जितने भी फॉल्स डॉक्यूमेंट्स का कोई अगर बनाता है तो उसमें जो इंटेंशन है वो डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट होनी चाहिए। तो बी डिसऑनेस्टली ये जो मेन वर्ड्स है पे जी और हिज वर्ड उसको मिटा देते हैं एंड देयर बाय कन्वर्ट्स द स्पेशल एंडोर्समेंट इनटू अ ब्लैंक एंडोर्समेंट, क्योंकि पहले तो वो स्पेशल एंडोर्समेंट थी, राइट, क्योंकि उसमें मेंशन था कि ये किसको दी जानी है, वो जी को दी जाएगी या फिर उसका जो क्या कहते हैं जो ऑर्डर है उसको दी जाएगी, ठीक है। यानी अगर कोई एतराइज़ हो तो फिर वो स्पेशल एंडोर्समेंट देती है। जब उसने ये वर्ड्स ही निकाल लिए तो उसके बाद अगर सिर्फ सिग्नेचर हो और किसी का नाम ना हो तो जिसके पास डॉक्यूमेंट को गलासी बात है वो उनसे केश कर सकता है। तो बेटी क्या होती है, ये ब्लैंक एंडोर्समेंट होती है। तो यहाँ पर बी ने जो को क्या कमिट की है, फौजी कमिट की है।
यहाँ पे एक चीज़ तो आपने देखी जो इलस्ट्रेशन नंबर ई है और साथ में जो इलस्ट्रेशन नंबर जी है, इसमें जितनी भी जो मेन कंसेप्ट यूज हुए हैं वो एमिकशिएबल एंड स्टूडेंट हैं। सो अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर एच को। ये कहता है कि ए सेज एंड कन्वेज एन स्टेट टू जी। ए ने अपनी प्रॉपर्टी जी को बेच दी और उसके नाम पे जो कन्वेंस डीड है यानी जो सेल डीड है वो भी एग्जीक्यूट कर दी। A afterward, in order to defraud Z of his estate, executes a conveyance of the same estates to B. बाद में जो ए है वो क्या करता है कि धोखा देने के इरादे से उसने उसी प्रॉपर्टी को एक और जो सेल डीड है वो बी के नाम जो है वो बना दिया। डेटेड 6 months earlier than the date of the conveyance to Z. लेकिन ये जो दूसरी सेल डेट उसने बनाई है उसके ऊपर उसने जो डेट मेंशन की है वो 6 महीने पहले की डेट है, यानी जब उसने जी को सेल डेट दिया है उससे 6 महीने पहले का डेट उस पर मेंशन है। Intending it to be D, that he had conveyed the state to B before he conveyed it to G. ताकि लोग ये समझें कि प्रॉपर्टी पहले ही बी को बेची गई थी और जी को जो है वो बाद में। ए हैज़ कमिटेड फॉर्जरी, तो यहाँ पे ए ने क्या किया है, उसने फॉर्जरी कमिट किया है। यहाँ पे ए ने पहले जो प्रॉपर्टी बेची वो उसने जेन्युइनली बेची है, बाद में ए ने फ्रॉड करने के लिए वही प्रॉपर्टी बी को भी बेच दी। अगर ए दूसरी से डीड पर असली डेट लिखता तो फ़ौरन पता चल जाता कि ये तो जी जो है ये पहला ओनर है। इसलिए ए ने एक ट्रिक यूज़ की और वो ये है कि उसने दूसरी सी डीड को 6 महीने पुराने डेट की यानी पुराना जो डेट है वो उसमें मेंशन किया, यानी एंटी डेटिंग, ताकि कोर्ट जो है और जो लोग हैं वो ये समझें कि पहले सेल तो बी के हक में हुई थी, राइट, इसी को बाद में जो है वो पे किए गए, यानी ए ने फॉल्स टाइम का इंप्रेशन क्रिएट किए, इसलिए ए ने पॉज ये किए। क्योंकि अगर हम यहाँ पे इस प्रोविज़न में देखें जहाँ पे ये ब्रैकेट में बनता कि वेट 30 सेकेंड, ओके, ये आता है जो प्रोविज़न नंबर ये फर्स्ट है इसमें आता है, क्योंकि ए ने शुरू से ही ऐसा डॉक्यूमेंट्स बनाया है जो ड्यूटी डेट जो है वो दिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि इसका जो लास्ट ये फ्रेज़ है ना, ये कह रहे हैं कि आर एट अ टाइम एट विच ही नोज दैट इट वाज नॉट मेड, यानी उसने जब 6 महीने पहले की डेट मेंशन की तो ए को ऑलरेडी पता था कि ये तो उस डेट को नहीं बनाई गई, सो इस वजह से उसने फॉर्जरी कमिट की है। अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर आई को। ये कहता है कि जी डिक्टेट्स हिज विल टू ए। जी अपनी जो वसीयत है वो डिक्टेट करता है ए को। हो सकता है कि वो पढ़ा लिखा ना हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो, देख ना सकता हो, कोई भी वजह हो सकती है। ए इंटेंशनली राइट्स डाउन अ डिफरेंट लेगेटी फ्रॉम द लेगेटी नेम्ड बाय जी, यानी जी ने ए को कहा कि फॉर एग्जांपल एक्स को मेरी प्रॉपर्टी जो है उसके नाम मतलब मैं करना चाहता हूँ, और ए ने क्या किया कि उसने एक डिफरेंट नाम जो है जो जी ने बताए एक्स, फॉर एग्जांपल उसने वाई के नाम पे ये वसीयत लिख दी, एंड बाय रिप्रेजेंटिंग टू जी दैट ही हैज़ प्रिपेयर्ड द विल अकॉर्डिंग टू हिज इंस्ट्रक्शन। अब वो जी को भी इस बात का यकीन दिला रहे हैं कि उसने उसकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो विल है वो प्रिपेयर की है, यानी उसने जी को क्या किया, इंड्यूस किया, यानी जी एक ही बात पर भरोसा करके क्या कर लेता है, साइन द विल, उस विल के ऊपर साइन कर लेता है। यहाँ पे ए ने जो है वो फॉर्जरी कमिट की है। लेकिन यहाँ पे जो जी का सिग्नेचर है वो क्या है, वो असली है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या जी को पता था कि वो किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर रहा है, तो इसका आंसर है कि नहीं। और अगर आपको याद आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने कुछ कंडीशंस भी पढ़ी की कि जैसे इंटॉक्सिकेशन है, अनसाउंड माइंडनेस है, ये हमने थर्डली में आई गेस सो लेके दी, ये अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इंटॉक्सिकेशन और या डिसेप्शन, यहाँ पे उसने क्या किया है, जी को डिसेप्शन की दी है, यानी उसके साइन जेन्युइन है लेकिन उसकी जो कंसेंट है जी के वो क्या है, वो जेन्युइन नहीं है। तो इस वजह से जो ए है उसने फॉर्जरी कमिट की है। और ला ये कहता है कि ये जो विल बनाई गई है, क्योंकि विल एक डॉक्यूमेंट है, कि ये क्या है, ये एक फॉल्स डॉक्यूमेंट है। सो अब हम देखते हैं जे को। ये कहता है ए राइट्स अ लेटर एंड साइन इट विद बी नेम विदाउट पीस अथॉरिटी सर्टिफाइंग दैट ए इज़ अ मैन ऑफ गुड करेक्ट। ए क्या करता है, यानी एक आप इसको कह सकते हैं कि एक करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो बनाता है खुद, और उसको बी का नाम के ऊपर जो है वो साइन कर लेता है। यहाँ पे बी की उसको अथॉरिटी नहीं होती। और ओके, उस लेटर में क्या लिखा होता है कि उसमें लिखा होता है, लेटर सर्टिफाई करते हैं कि दैट ए इज़ अ मैन ऑफ गुड करेक्टर एंड इन डिस्ट्रेस सर्कमस्टांसेस फ्रॉम अनफोर्सीन फॉर्च्यून, कि ए जो है वो बहुत अच्छा आदमी है और अचानक पैदा होने वाले जो बुरे हालात हैं उसकी वजह से वो बहुत परेशान है। और उसका मकसद ये है, इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ सच लेटर, कि वो उस लेटर से जो आम से यानी जो खैरात वगैरह हैं वो जी से या जो और लोग हैं उनको दिखाकर, क्योंकि हो सकता है कि जो बी है वो एक क्रेडिबल इंसान है, ठीक है, तो उसका नाम
के सिग्नेचर्स या नाम के ऊपर जो है लोग मतलब भरोसा करते हैं, ठीक है। तो वो जी से और लोगों से खैरात या फाइनेंशियल हेल्प जो है वो वसूल करना चाहता है। यहाँ पे ए ने फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया इन ऑर्डर टू इंड्यूस जी या जो अदर लोग हैं उनको इंड्यूस करने के लिए टू पार्ट विद प्रॉपर्टी। ए हैज़ कमिटेड फॉर्जरी। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये जो इलस्ट्रेशन है ये जो फर्स्ट क्ली है ऊपर उसमें आता है, क्योंकि यहाँ पे जो ए है उसे शुरू से ही फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाए हैं और बी की जो अथॉरिटी है वो भी मौजूद नहीं है और उसका जो मकसद है दूसरों को डिसीव करके पैसा हासिल करना है। सो इसके ये क्या है, ये एक फॉल्स डॉक्यूमेंट है। यानी जो एक्चुअल पैसा मिलना है ना वो ज़रूरी नहीं है, बस अगर उसकी इंटेंशन साबित हो गई, फॉल्स डॉक्यूमेंट का बनाना साबित हो गया या साइन सील करना साबित हो गया तो बस ये काफ़ी है। सो अब हम देखते हैं के को। ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये कहता है कि ए विदाउट बी अथॉरिटी राइट्स अ लेटर। अगेन लेटर लिखता है, बी की अथॉरिटी के बगैर उसको साइन भी कर देता है बी के नाम से। और लेटर में क्या लिखा होता है, लेटर जो है वो ये सर्टिफाई करते हैं कि वो ए जो है बड़ा अच्छा बंदा है। इंटेंडिंग, उसका इंटेंशन क्या होता है कि देयर बाय टू ऑब्टेन एम्प्लॉयमेंट अंडर जी, यानी उसकी जो बी की क्रेडिबिलिटी है उसकी वजह से जो जी है वो ये बिलीव करें कि ओके बी ने इसकी जो करेक्टर है उसको सर्टिफाई किया है और ए चाहता है कि वो जी के अंडर उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, ठीक है। जैसे रेफरेंस लेटर वगैरह होते हैं जब हम किसी जॉब के लिए जाते हैं। A has committed forgery and as much as he intended to deceive Z by the false certificate, उसका जो इंटेंशन है वो Z को डिसीव करना है उस false certificate forged certificate के ज़रिए से and thereby to induce Z to enter। और वो क्या करता है कि Z को देकर क्या होता है, इन एक्सप्रेस और इम्प्लाई कंट्रैक्ट फॉर सर्विसेज फॉर सर्विस, और उसके ज़रिए से यानी उसको जी को धोखा देकर उसे जो एम्प्लॉयमेंट कंट्रैक्ट है उसमें दाखिल होने पर मजबूर करता है, चाहे वो एक्सप्रेस हो या वो क्या हो, एम्प्लॉयड कंट्रैक्ट हो। क्योंकि जी क्या करता है, जी तो यहाँ पे जो वी की क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर बिलीव करता है, ठीक है। और ए जो है उसको क्या कर रहा है, उसको इंड्यूस कर रहा है। तो ये भी जो सेक्शन नंबर फर्स्टली है उसके अंडर आता है ये भी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ए है वो क्या करता है, वो शुरू से ही फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाता है और बी की अथॉरिटी भी मौजूद नहीं है और यहाँ पर भी उसका मकसद जो है वो जी को रिसीव करना है। सो अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 1 को। ये कहते हैं कि अ मेन सिग्नेचर्स ऑफ हिज ओन नेम में अमाउंट टू फॉर्जरी। देखिए हो सकता है कि जहन ये सवाल हो कि अगर मैंने अपना ही नाम साइन किया तो फॉर्जरी जो है वो कैसी हो सकती है। देखिए लॉ ये कहती है कि ज़रूरी नहीं है कि फौजरी तभी हो जब आप किसी और का नाम लेके, कभी कभी अपना नाम साइन करना भी फौजरी हो सकता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। तो इसको हम देखेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो वो हम देखेंगे इलस्ट्रेशन। सो इलस्ट्रेशन नंबर ए है कि ए साइन हिज ओन नेम टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज intending that Rakni believed that the bill was drawn by another person of the same name. A has committed forgery। यहाँ पे जो ए है उसने किसी और का नाम साइन नहीं किया बल्कि अपना नाम जो है वो लिखा, लेकिन उसकी जो नीयत है, जो इंटेंशन है वो ये थी कि लोग उस सिग्नेचर को किसी और शख्स का समझें जिसका नाम भी वही है। फॉर एग्जांपल एक शख्स है ए, उसका नाम क्या है, खान, वो एक आम आदमी है। और एक दूसरा शख्स है बी, उसका नाम भी है खान, ठीक है, लेकिन वो एक मशहूर बिजनेसमैन है। तो यहाँ पे जो फौजी का कंसेप्ट है वो क्या है कि यानी फौजरी का जो ताल्लुक है ना वो सिर्फ नाम से नहीं है बल्कि जो फॉल्स आइडेंटिटी और डिसेप्शन है उससे है। यानी सेम नेम प्लस इंटेंशन टू डिसीव इज इक्वल टू 40 इस क्लॉज में। सो आगे जो है वो है बी। सो बी में ए क्या करता है कि राइट द वर्ड एक्सेप्टेड एंड अ पीस ऑफ पेपर एंड साइन इट विद जी नेम। यहाँ तक तो समझ आ गई है, ठीक है। In order that we may afterward write in the paper a bill of exchange, पहले एक क्या करता है, एक पेपर के ऊपर एक्सेप्टेड लिख लेता है और फिर उसके बाद क्या करता है, उसको साइन भी कर लेता है। यानी जो एक्सेप्टेड का कंसेप्ट है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज किसी शख्स के नाम पर ड्रॉ की जाती है ना, जो ड्राई होता है, तो वो उस पर एक्सेप्टेड लेकर साइन करता है और इसका मतलब ये होता है कि मैं इस बिल की जो पेमेंट है वो ड्यू डेट पर करने के लिए राज़ी हूँ, ठीक है। और एक्सेप्टेंस के बाद जो ड्राई है वो लीगली जो पेमेंट है उसका ये नहीं जिम्मेदार बन जाता है। सो ए पहले से ही एक्सेप्टेड लिख लेता है और जी की सिग्नेचर कर लेता है। उसका मकसद क्या है कि दैट बी मे आफ्टरवर्ड राइट ऑन द पेपर अ बिल ऑफ एक्सचेंज, कि वो बाद में जो बी है वो उस कागज़ के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो लिख लेगा, ड्रॉन बाय बी अपॉन जी, जो कि बी ने किसको देना है, यानी जी को। एंड negotiate the bill as though it had been accepted by Z। सो बी क्या करते हैं कि उस बिल के ऊपर यानी पैसे ले लेता है
बैंक के पास उसको ले जाते हैं या मार्केट से जहाँ से भी उसने लेने होते हैं। ए इज़ गिल्टी ऑफ फॉर्जरी। ए तो लाजमी बात है कि फॉर्जरी उसने कमिट की है क्योंकि यहाँ पे उसने जो फॉर्ज सिग्नेचर किए हैं, ठीक है। एंड इफ़ बी नोइंग द फैक्ट, और अगर बी को ये मालूम हो, draws the bill upon the paper pursuant to A's intention, B is also guilty of forgery। यानी अगर B को मालूम हो कि एक्सेप्टेंस जो है ये क्या है, ये फेक है, फिर भी वो उस कागज़ के ऊपर जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो लिख कर उसे जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स की तरह अगर कैलकुलेट करता है, सर्कुलेट करता है, तो फिर बी भी जो है वो फॉर्जरी का अक्यूज है। यानी यहाँ पे जो ए का रोल है वो क्या है, वो एक फॉल्स डॉक्यूमेंट यानी फॉल्स एक्सेप्टेंस बनाता है, और जो बी का रोल है वो उस फॉल्स एक्सेप्टेंस को जानते हुए इस्तेमाल करता है। तो दोनों की जो नीयत है वो क्या है, वो फ्रॉड देगी। सो अब हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर सी को। ये कहता है कि ए पिक्स अप एक बिल ऑफ एक्सचेंज मिलता है पेएबल टू द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंट पर्सन ऑफ द सेम नेम। जो किसको पेएबल है, किसी दूसरे शख्स को जो उसी के नाम का है, यानी उसका नाम ये ए है। ए इंडोर्सेस द बिल इन हिज नेम ऑन नेम, उसके ऊपर यानी सिग्नेचर कर देता है, उसको इंडोर्स कर देता है, इंटेंडिंग टू कॉज इट टू बी बिलीव दैट इट वाज इंडोर्स्ड बाय द पर्सन टू हुज ऑर्डर इट वाज पेएबल। उसका इंटेंशन ये है कि वो लोगों को ये बिलीव करवाए, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर वो बैंक से वो दे रहा है मनी, तो उनको ये बिलीव करवाए कि ये असल जो ए हैं जिसके नाम के ऊपर ये था, ये उसने एंडोर्स किया है। यहाँ पे ए ने जो क्या कमिट की है, फॉर्जरी कमिट की है। यानी इसकी एग्जाम्पल हम इस तरह ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है, उसका नाम है अली। अब एक जो अली है वो एक आम सिटीज़न है, और दूसरा जो अली है वो क्या है, वो एक आप इसको कह सकते हो कि ये एक यानी वो शख्स है जिसका जो जेन्युइन चेक है। अब ये वाला जो अली है, जो जो ए है, जो ये गलत काम कर रहा है, जो फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहा है, वो उसको यानी एक चेक मिलता है और वो अपना नाम उसके ऊपर क्या कर लेता है, साइन करके वो बैंक में जमा करा देता है, ताकि जो बैंक है वो ये समझे कि वो असल जो पे है वही है। उसने अपना ही नाम सिग्नेचर किया है, लेकिन उसकी जो आइडेंटिटी है उसके बारे में फ्रॉड किया है। सो ये क्या है, ये फॉर्जरी है। यानी यहाँ पे जो सिग्नेचर है वो क्या है, उसने वो किसी और का सिग्नेचर तो नहीं किया, अपना ही सिग्नेचर किया है, लेकिन डिसेप्शन किया है, आइडेंटिटी के बारे में फ्रॉड किया है। यानी जो फॉर्जरी है वो सिर्फ फेक सिग्नेचर का नाम नहीं है, बल्कि अगर कोई शख्स जो है वो अपना जेन्युइन सिग्नेचर भी करता है, लेकिन उसकी नीयत ये हो कि लोग उसे किसी दूसरे शख्स जिसका नाम भी सेम उसके नाम की तरह हो, लोग ये समझे कि ये उसका सिग्नेचर है, तो फिर ये भी फॉर्जरी है। यानी यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो क्या है, वो ये है कि अगर सेम नेम है तो ये इज़ नॉट इक्वल टू सेम पर्सन। ओके, उसके बाद है डी। ए परचेजेस इन स्टेट and sold under executions of a decree against B। ओके, अब यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, डिक्री की बात हुई है। डिक्री कौन इशू करता है, कोर्ट इशू करती है, और वो जो डिक्री है वो बी के अगेंस्ट इशू हुई है, ठीक है। यानी कोफी बी की प्रॉपर्टी डिक्री एग्जीक्यूट करते हुए जो ऑक्शन है उसमें बेच दी, ठीक है। उसको उसकी जो जायदाद प्रॉपर्टी है उसको सॉर्ट कर दिया, और उसको किसने खरीदा है, ए ने उसको प्रॉपर्टी को ऑक्शन में खरीदा है। बी आफ्टर द सीजर ऑफ द स्टेट इन कोल्यूशंस विद जी एग्जीक्यूट्स a lease of the estate to Z at a nominal rent and for a long period and dates the lease 6 months prior to the seizure। ओके, अब यहाँ पे जो ए ने प्रॉपर्टी खरीदी है तो जो उसका लीगल ऑनर बन गया है, लेकिन बाद में ये जो बी है वो क्या करता है कि वो जी के साथ मिलकर एक कोल्यूशंस में एक लीज एग्रीमेंट जो है वो क्या करते हैं, वो बनाते हैं, और उस लीज को वो क्या करते हैं कि 6 महीने पहले का जो टाइम है उसको वो दे देते हैं, with the intent to defraud A and to cause it to be believed that the lease was granted before the season। उनका इंटेंशन क्या होता है कि ए को डिफ्रॉड किया जाए और लोगों को ये बिलीव करवाया जाए कि ये जो लीज है ये क्या है, ये ऑक्शन से पहले दी गई थी। अब यहाँ पे जो जी है उसको क्या फ़ायदा हो सकता है, यानी अगर लीज़ जो है उसको जेन्युइन मान लिया जाए, ये जो लीज़ है, तो जो जी है वो ये कह सकता है कि मैं तो इस प्रॉपर्टी का टेनेंट पहले से ही जब ए ने प्रॉपर्टी ख़रीदी थी तब भी मेरी लीज़ जो है वो मौजूद थी। सो इस सूरत में जो ए है उसका जो ओनरशिप राइट्स हैं वो यानी वीक कर सकता है, या उसे जी को निकालने में जो है मुश्किल पैदा हो सकती है, ठीक है। बी रोल द ही एग्जीक्यूट्स द लीज इन हिज ओन नेम कमिट्स फॉर्जरी बाय एंटीडेटिंग इट।
यहाँ पे क्या कहता है कि बी जो है वो अपना सिग्नेचर जो है करता है, यानी सिग्नेचर जो है वो जेन्युइन है, ठीक है, उसका असली सिग्नेचर है, डीस जो है वो भी असली है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, एंटी डेटिंग हुई है, यानी जो ड्यूटी डेट है वो लिखी गई है ताकि डॉक्यूमेंट की जो लीगल इफेक्ट है वो बदल जाए। तो ये फॉल्स टाइम यानी एंटी डेटिंग क्रिएट करना है और इसलिए ये फर्जी है। यानी लॉ ये नहीं देखती कि डॉक्यूमेंट जो है वो किसने साइन किया, लॉ ये भी देखती है कि क्या ये इसमें जो डेट मेंशन है, डेट एंड टाइम मेंशन है, वो क्या है, वो क्या सच है, क्या जो डेट है वो बदल कर किसी की एक जो लीगल राइट है उसको इफेक्ट तो नहीं किया जा रहा, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर फर्जी जो है वो स्टेब्लिश हो सकती है। सो अब हम देखते हैं ई को। ये कहते हैं कि ए अ ट्रेडर इन एंटिसिपेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी लॉजेस अ पैक्ट विद बी पर एज लिमिटेड। ए कौन है, एक ट्रेडर है और उसको ये अंदाज़ा है कि वो दिवालिया उसका निकलने वाला है, ठीक है, इंसॉल्वेंट होने वाला है और प्रेडिटर्स जो है वो उससे पैसे जो है वो वसूल करेंगे। अब वो क्या करते हैं कि उसका जो अपना माल होता है लॉन्च इज इफेक्ट विद बी फॉर एज बीन इफेक्ट। अब वो अपना जो सामान है, जो इफेक्ट्स हैं, जो गुड्स हैं, वो क्या करता है, वो बी के पास रपा देता है, यानी ए के पाई देते हैं, एंड विद इंटेंट टू डिफ्रॉड हिज क्रेडिटर, ताकि क्रेडिटर को क्या किया जा सके, डिफ्रॉड किया जा सके। और And in order to give a color to the transaction, writes a promissory note binding himself to pay to B a sum for value received. और बाद में ये जो ए है ये क्या करता है कि बी के नाम पे एक जो प्रोमिसरी नोट है वो बनाता है, क्योंकि उस प्रोमिसरी नोट पर जो पुरानी तारीख है वो क्या होती है, यानी इसमें भी वो क्या करता है, इंटीडेटिंग करता है। फॉर द सम ऑफ वैल्यू रिसीव्ड इन इंटीडेट्स द नोट, उसको उसके ऊपर कोई पुरानी तारीख लिख देता है और उसका जो मकसद है वो क्या होता है, that it may be believed to have been made before A was on the point of insolvency। ये मकसद उसका ये है कि क्रेडिटर्स ये समझे कि पहले से जो बी है उस बी का ए के ऊपर कर्ज था, इस वजह से उसने जो अपना इफेक्ट्स हैं, जो गुड्स हैं, वो ए के ऊपर इन इस सिक्योरिटी उसके पास रखवाए हैं। इसलिए जो क्रेडिटर्स हैं वो उन गुड्स के ऊपर, इन जो सामान है उसके ऊपर क्लेम ना कर सके, ठीक है। ए इज कमिटेड फॉर्जरी अंडर द फर्स्ट हेड ऑफ द डिफिनेशन, जो फर्स्ट प्ले है, ठीक है, उसके अंडर उसने जो फॉर्जरी है वो कमिट की है। यहाँ पे जो प्रोमिसरी नोट है ये क्या है, ये असली है और ए का सिग्नेचर भी असली है। सो फौजरी इस बात में नहीं है, बल्कि फौजरी इस बात में है कि ए ने डॉक्यूमेंट को क्या किया, एंटीडेट किया, यानी उनको पुरानी डेट में उसके ऊपर डाल दी ताकि क्रेडिटर्स को धोखा दिया जा सके। सो वो एक फॉल्स लीगल हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। असल में पहले गुड्स जो है बी के पास रखे गए और बाद में जो है प्रोमिसरी नोट जो है वो बनाया गया। लेकिन डॉक्यूमेंट देखकर तो सबको यही लगेगा कि पहले कर्ज था उसके ऊपर और गुड्स उस कर्ज की सिक्योरिटी के तौर पर लिए गए हैं। सो इसी डिसेक्शन की वजह से ये फौजरी है। अब जो है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है और ये दो सिचुएशन बताता है। जो सिचुएशन नंबर फर्स्ट है वो ये है कि द मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट इन द नेम ऑफ फिक्टिशियस पर्सन इंटेंडिंग इट टू बी बिलीव दैट द डॉक्यूमेंट वाज मेड बाय अ रियल पर्सन। कोई शख्स अगर कोई एक यानी किसी ऐसे शख्स के नाम से अगर वो डॉक्यूमेंट बनाया जाए जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो क्या हो, वो फिक्टिशियस पर्सन हो, यानी पर्सन तो लास्ट बात आपको पता है कि वो कोई शख्स भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर ए जो है वो एक फेक कंपनी का डायरेक्टर बना देता है, यानी उसका नाम लिख लेता है, ठीक है, XYZ और इंटरनेशनल लिमिटेड या समथिंग, वो इस तरह लिख देता है। तो ऐसा जो कोई शख्स है वो तो ना मौजूद है, ना ऐसी कोई कंपनी मौजूद है, ठीक है। लेकिन ये चाहता है कि बैंक या जो और लोग हैं, जो रिलेवेंट लोग हैं, वो क्या करें, वो ये बिलीव करें कि जो डॉक्यूमेंट है वो उस रियल शख्स या जो कंपनी है या जो कोई रियल बिजनेसमैन है उसने इशू किया है। तो ये फॉर्जरी है। अब जो दूसरी सिचुएशंस हैं ये कहते हैं कि और इन द नेम ऑफ अ डिसीज पर्सन, अगर कोई शख्स जो है फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाता है किसी डिसीज पर्सन जिनके डेथ हो चुकी है, intending it to be believed that the document was made by a person in his lifetime may amount to forgery। अगर कोई किसी यानी अगर कोई मरे हुए शख्स के नाम से डॉक्यूमेंट बनाए और लोगों को ये यकीन दिलाए कि ये डॉक्यूमेंट उसने अपनी ज़िंदगी में एग्जीक्यूट किया था, तो ये भी क्या है, ये फॉर्जरी है। यानी इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक शख्स है ए, उसका जो फादर है बी, उसकी जो डेथ है वो 2024 में हो जाती है। अब 2026 में जो ए है वो एक क्या बनाता है, एक सेल डीड बनाता है और उस सेल डीड के ऊपर वो अपने उसका जो फादर है बी, उसका नाम जो है वो इस तरह लिखता है
कि ये लगे कि ये जो सेल डीड है ये कब एग्जीक्यूट हुई है, ये 2023 में एग्जीक्यूट हुई है, यानी जब वो क्या था, वो जिंदा था। सो लोग ये समझेंगे कि उसका जो फादर है उसने जिंदा होती हुई प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र की है। ये भी फॉर्जरी। अब इस इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनेशन नंबर 2 की जो इलस्ट्रेशन है वो ये कहते हैं कि ए ड्राज अ बिल ऑफ एक्सचेंज अपॉन अ fictitious person and fraudulently accepts the bill in the name of such fictitious persons with intent to negotiate it, A commits forgery। ए साहब क्या करते हैं कि उसने एक बिल ऑफ एक्सचेंज वो बनाते हैं और उस बिल का जो ड्राई है यानी जिसको पेमेंट करनी है वो कोई एक फिक्टिशियस पर्सन है, यानी इमेजिनरी पर्सन है जो नॉन एग्जिस्टेंस है। फिर ए क्या करते हैं कि उस इमेजिनरी पर्सन के नाम से जो एक्सेप्टेंट है, एक एक्सेप्टेड भी यानी साइन कर देता है। बाद में जो ए है उस बिल को मार्केट में या जो बैंक है उसमें जिन्वन बिल ऑफ एक्सचेंज बताकर यानी निगोशिएट यानी सेल करना चाहता है। तो इस सूरत में जो ए है वो क्या करता है, वो फॉर्जरी कमिट करता है। अब इसमें देखें यहाँ पे तो ये कह रहा है ना कि फ्रॉडुलेंटली एक्सेप्ट, यानी बिल देखने वाला तो ये सोचेगा ना कि जो ड्राई है वो एक क्या है, एक रियल पर्सन है और उसने जो बिल है वो उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है, इसलिए जो पेमेंट है उनकी गारंटी तो मौजूद है। लेकिन हकीकत में जो ड्राई है उसका कोई वजूद ही नहीं होता और ना ही और साथ में जो एक्सेप्टेंस होती है वो भी फेक होती है। यानी ए ने पूरी लीगल आइडेंटिटी ही क्रिएट कर दी है जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है वो कहता है ना कि अगर कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट जो है वो किसी पर्सन के नाम के ऊपर बनाया जाए ताकि लोग ये बिलीव करें कि ये एक रियल पर्सन है, तो वो क्या होगा, वो फॉल्स डॉक्यूमेंट है और फॉर्जरी बन सकता है। सो अब हम आते हैं अपने जो सेक्शन नंबर 463 ही उसकी तरफ। क्योंकि ये जो सेक्शन नंबर 464 है उसने हमें ये बताया है कि जो फॉल्स डॉक्यूमेंट है वो क्या होता है, वो बनता कैसे है। और जो सेक्शन नंबर 463 है वो ये बताता है कि कब वो जो फॉल्स डॉक्यूमेंट है वो फॉर्जी बन जाता है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि हु एवर यानी हु एवर में कोई भी शख्स शामिल होता है मेक्स एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट्स आर पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट्स को। तो हमने बार बार इसको देखा कि अगर कोई शख्स एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट भी बनाता है फॉल्स डॉक्यूमेंट, या अगर उसका कोई पार्ट भी बनाता है, और हमने बहुत सारी इलस्ट्रेशंस देखी कि किस तरह एक डॉक्यूमेंट का पार्ट जो है वो फॉल्स हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद है कि विद द इंटेंट टू कॉज डैमेज और इंजरी टू द पब्लिक और टू एनी पर्सन। उसका जो इंटेंशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि वो किसी पर्सन को डैमेज कॉज करे या जो इंजरी है वो कॉज करे। सो यहाँ पे जो डैमेज है ये अक्सर फिनंशियल या लीगल नुकसान होता है। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी का नुकसान इसमें शामिल होता है, या पैसों का, ओनरशिप का, या लीगल राइट्स का नुकसान। जबकि जो इंजरी का कंसेप्ट है इसको पाकिस्तान पीनल कोड डिफाइन करता है सेक्शन नंबर 44 में कि इंजरी डिनोट्स एनी हार्म व्हाटएवर इल्लीगली काज्ड टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। तो इंजरी का जो कंसेप्ट है ये वास्ट है, यानी अगर उसको कोई बॉडी हार्म पहुँचाया जाए या कोई इवेंटल या उसकी रेपुटेशन को कोई नुकसान पहुंचाया जाए और फॉल्स डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए से ये उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया जाए। ओके, ये जो फॉर्जी है ये अगेंस्ट पब्लिक की भी कमिट की जाती है और कभी कभी ये किसी शख्स के अगेंस्ट भी जो है वो कमिट की जाती है। यानी अगर कोई शख्स जो है वो फेक करेंसी नोट बनाता है तो वो क्या है, करेंसी नोट क्या है, एक डॉक्यूमेंट है ना, तो वो फॉर्जी तो है लेकिन अगेंस्ट किसकी है, पब्लिक के अगेंस्ट है। या अगर कोई फेक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन बनाते हैं जो आप हर रोज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखते हो, फेस ग्रुप में देखते हो कि रोज़ाना जो है फेक नोटिफिकेशंस बनाई गई होती हैं, तो वो क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है और वो अगेंस्ट पब्लिक की कमिट की जाती है। ठीक है, या अगर कोई फेक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनाता है या कोई अगर फेक इलेक्शन वो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये सारे पब्लिक के अगेंस्ट किए जाते हैं जहाँ पे पब्लिक ट्रस्ट जो है उसको नुकसान होता है। या टू एनी पर्सन यानी किसी इंडिविजुअल की बात यहाँ पे हो रही है कि फॉर एग्जांपल ए जो है वो बी की फेक सेल डीड जो है वो बना देता है और बी की जो प्रॉपर्टी राइट है वो इफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन के अगेंस्ट भी हो सकती है, पब्लिक के अगेंस्ट भी हो सकती है। और टू सपोर्ट एनी क्लेम और टाइटल, सो ये जो फ्रेज़ है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में इनहेरिटेंस या जो सिविल सूट है या जो लैंड रिकॉर्ड है उसके कंटेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट है। ये अगर कोई शख्स जो है वो फेक फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बनाता है किस मकसद के लिए, टू सपोर्ट एनी क्लेम और टाइटल। यानी सपोर्ट मीन्स कि उस फॉल्स डॉक्यूमेंट का जो मकसद है वो फॉल्स डॉक्यूमेंट्स का यूज़ अपने केस को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए करता है। और वो जो उसका केस है वो क्या हो सकता है, वो कोई क्लेम भी हो सकता है। इन क्लेम से मुराद
पैसों का क्लेम भी हो सकता है, इंश्योरेंस का भी हो सकता है, किसी कंपनसेशन का भी हो सकता है, किसी सैलरी क्लेम भी हो सकता है, या इनहेरिटेंस का या लोन रिकवरी का, यानी कोई भी क्लेम हो सकता है। अगर कोई फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स बनाकर इनसे कोई किसी भी किस्म का क्लेम जो है वो उसको सपोर्ट करते हैं वो फॉर्ज डॉक्यूमेंट, तो ये वाली जो क्लास है ये फिर अप्लाई होगी। या उसके बाद बात हुई है टाइटल की। टाइटल का मतलब होता है लीगल ओनरशिप या लीगल राइट, यानी फॉर एग्जांपल अगर घर की ओनरशिप है या लैंड टाइटल है, या अगर गाड़ी की है, ठीक है, या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, इनहेरिटेंस राइट्स हैं, यानी कोई शख्स कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाकर, पांच डॉक्यूमेंट्स बनाकर ये साबित करना चाहता है कि वो किस चीज़ का लीगल ओनर है, तो फिर ये वाला प्लेस जो है ये रेलेवेंट है। यानी इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक शख्स है ए, वो असल में जो ज़मीन है उसका मालिक नहीं है, वो एक फेक जो सेल डीड है वो बनाता है, और उस पे वो सेल डीड क्या हो गया, एक फांस डॉक्यूमेंट है ना, और उसको कोर्ट में भी पेश करता है, और उसका मकसद क्या होता है कि वो अपनी ओनरशिप यानी जो टाइटल है उसको, ये जो फांस डॉक्यूमेंट है उसका जो ओनरशिप है उसको सब करे कि ये फॉर्जरी है। यानी यहाँ पे ये जो क्लेम और टाइटल है ना, इसका सक्सेसफुल होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इतना काफ़ी है कि फाल्स डॉक्यूमेंट्स क्लेम या टाइटल को सपोर्ट करने की नीयत से बनाए जाए। यानी जो पहला क्लॉज था उसमें जो इंटेंशन है वो किसी को डैमेज या इंजरी पहुंचाना था, जबकि ये जो क्लास है इसमें इसका मकसद अपने क्लेम या ओनरशिप को मजबूत बनाना है। और कभी कभी एक ही फाल्स डॉक्यूमेंट से ये जो दोनों मकसद है ना ये पूरे हो सकते हैं। यानी अगर एक शख्स है वो एक फेक सेल डीड जो है वो बनाता है, और अपना जो टाइटल है वो सपोर्ट किया जाता है उसके ज़रिए से कोर्ट में पेश करके, ठीक है, तो यहाँ पे वो टाइटल के को भी सपोर्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है, और जो असल ओनर है उसको भी डैमेज काज हो सकता है। ओके, या अगर कोई शख्स स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट बनाता है और उस स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट की वजह से टू कॉज एनी पर्सन टू पार्ट विद प्रॉपर्टी, टू पार्ट विद का मतलब है कि वो अपनी जो प्रॉपर्टी है उससे वॉलंटरीली अलग हो जाता है, चाहे वो उसकी पोजीशन हो या ओनरशिप हो, लेकिन उसकी जो वजह है वो क्या है, वो लाजी बात है डिसेप्शन है, क्योंकि फॉल्स डॉक्यूमेंट है और वो बिलीव करते हैं कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है, वो जेन्युइन है। इस वजह से वो क्या करता है कि अपनी वॉलंटरीली अपनी जो पोजीशन या ओनरशिप है उससे विदड्रॉ हो जाता है। और जो प्रॉपर्टी है वो कोई भी हो सकती है, ठीक है, यानी कोई मूवेबल इमूवेबल दोनों उसमें शामिल हैं। और फिर उसके बाद है कि आर टू एंटर इनटू एनी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, या उस फॉल्स डॉक्यूमेंट की वजह से कोई शख्स जो है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल होता है, ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल होना को एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट मींस कॉन्ट्रैक्ट बनाना, यानी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो जाना। और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसके जो टर्म्स क्लियर वर्ड्स यानी रिटन या ओरल में ऑलरेडी तय होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है, कोई जो हाउस रेंट एग्रीमेंट होता है, या सेल एग्रीमेंट या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पार्टीज ने अपनी कंडीशंस वाज़ेह तौर पर जो है वो एग्री की हुई हैं। और जो एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है जो पार्टीज़ के का जो कंडक्ट है यानी जो रवैया है उसे समझ जाता है, चाहे उसे लिखा ना भी गया हो। मिसाल के तौर पर अगर हम यानी ये जो एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये तो हम सुबह से शाम तक अब हमारी जो पूरी लाइफ है ना इस एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है वो चल रही होती है। जैसे अगर हम टैक्सी में सफ़र करते हैं तो लाजमी बात है एक एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे बीच में, या रेस्टोरेंट में अगर हम खाना ऑर्डर करते हैं, और या फॉर एग्जांपल अगर हम पार्किंग की टिकट है जो है वो लेते हैं, इन सब में जो लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट को पार्टीज़ के कंडक्ट से इंपर करती हैं, ठीक है। इन यहाँ पे ओरली या रिटन में ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो डिटर्मिन करना ज़रूरी नहीं होता। तो अब आगे जो लास्ट फेज है ये कह रहे हैं कि हु मेक्स एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट्स विद इंटेंट टू कमिट फ्रॉड, मीन उसका इंटेंशन क्या है कि वो फ्रॉड कमिट करे, और दैट फ्रॉड मे बी कमिटेड, यानी फ्यूचर में उस डॉक्यूमेंट्स फॉल्स डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए से जो वो फ्रॉड है वो क्या हो सकता है, वो कमिट हो सकता है। तो फिर ऐसा शख्स समझा जाएगा कि वो जो हु एवर है उसने फॉर्जरी कमिट की है। यानी टू कमिट फ्रॉड यानी उसका अपना इंटेंशन होता है, ये जो हु एवर होता है कि वो उस डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करके किसी को धोखा जो है वो दे। यानी फॉर एग्जांपल एक फेक एक जो डिपॉजिट सर्टिफिकेट है वो बनाता है और बैंक से लोन लेने की कोशिश करता है, तो एक खुद यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्रॉड जो है वो करना चाहता है। और दैट फ्रॉड में बी कमिटेड, यानी यहाँ ज़रूरी नहीं है कि ए खुद फ्रॉड करे। अगर ए जानते हैं कि उस बनाए हुए फॉल्स डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद के ऊपर और जो फ्रॉड है वो फ्रॉड के लिए यूज़ कोई करेगा उसको, तो तब भी जो सेक्शन 463 है ये अप्लाई होगी। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक शख्स है ए, वो क्या करता है, वो एक पासपोर्ट बनाता है, फेक पासपोर्ट बनाता है। पासपोर्ट क्या है, वो एक डॉक्यूमेंट है और फॉल्स डॉक्यूमेंट है अगर वो फॉर्ज है तो।
और बी को क्या कर देता है, दे देता है। ए जानते हैं कि बी इस पर्पort से इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को धोखा देगा। चाहे फ्रॉड बी करे, ए ने फॉर्ज डॉक्यूमेंट जो है वो जिस मकसद के लिए बनाया है वो क्या है, वो फ्रॉड ही है। सो यहाँ पे ए भी फॉर्जरी का मुजरिम जो है वो हो सकता है, क्योंकि उसे पता है ना कि इस कंडीशन में जो फ्रॉड है वो क्या हो सकता है, मे बी, यानी कमिट फ्रॉड, यानी मैं कुछ फ्रॉड करूँगा, हु एवर कहता है, और मे बी फ्रॉड, यानी मैं डॉक्यूमेंट इसलिए बना रहा हूँ कि कोई और उससे फ्रॉड करे। तो दोनों जो सिचुएशन है वो 463 में कवर है। यानी जो फॉर्जरी है, अगर उसको कंसेप्ट हम सिंपल वर्ड में देखें तो फॉर्जरी क्या है कि अगर कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बनाता है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट या उस डॉक्यूमेंट का भी पार्ट, उसका जो इंटेंशन है ये वो मिलापाइड होना चाहिए, यानी गुड फेथ में नहीं होना चाहिए। वो ये होना चाहिए कि वो किसी को डैमेज या इंजरी कॉज करे, और वो जो इमेज डैमेज या इंजरी है वो पब्लिक को भी हो सकती है, किसी इंडिविजुअल को भी हो सकती है। या उसका मकसद फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाने का ये हो सकता है कि वो अपने किसी क्लेम और टाइटन को सपोर्ट करे वो फॉल्स डॉक्यूमेंट, या वो जो फॉल्स डॉक्यूमेंट है वो क्या करता है कि वो इस तरह उसको यूज़ करता है कि कोई दूसरा शख्स जो है वो अपनी प्रॉपर्टी से वॉलंटरीली विदड्रॉ करे। या उस फॉल्स डॉक्यूमेंट्स का जो मकसद है वो ये होना चाहिए कि वो उस फॉल्स डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए से किसी एक्सप्रेस या एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट में जाए वो एंटर हो सके। और या उस फॉल्स डॉक्यूमेंट का मकसद ये होना चाहिए कि वो उसके ज़रिए से कुछ फ्रॉड कमिट करे, या किसी और के यानी कोई और उस डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए से फ्रॉड जो है वो कमिट करे। तो ये बिल फॉर्जरी है। सो अब हम देखते हैं इसकी पनिशमेंट्स। लेक्चर जो है वो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो गया है, बस आके हम इसको देखते हैं, पेश करते हैं। फिर ये पनिशमेंट है 465, और पनिशमेंट फॉर फॉर्जरी हु एवर कमिट्स फॉर्जरी ये पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, जो एक्सटेंड हो सकती हैं 2 ईयर तक, और फाइन लग सकता है या दोनों लग सकते हैं। ये जो इम्प्रिजनमेंट का कंसेप्ट है ये सेक्शन नंबर 50 है, ये जो है पाकिस्तान पीनल कोड का वो देता है, और वो बताता है कि डिस्क्रिप्शन जो पनिशमेंट की होती है वो 2 टाइप्स की होती है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट और दूसरा जो है वो रिग्रेसिव इम्प्रिजनमेंट है। ये सेक्शन नंबर 53 है। ये जो 8 नंबर की पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट है, तुम डिस्क्रिप्शन रिग्रेस एंड सिंपल। तो ये 8 नंबर की जो पनिशमेंट है ये चूज़ की गई है उस फॉर्जरी के लिए। और जब किसी सेक्शन में लिखा होता है ना कि ईदर डिस्क्रिप्शन, तो इसका मतलब है कि रिपोर्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि वो चाहे तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दे, चाहे तो वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे। और यहाँ लिखा है ना मे एक्सटेंड, तो इसका मतलब है कि ये जो 2 ईयर्स है ये फिक्स नहीं है, ये मैक्सिमम टाइम है। या तो उसको ये वाली पनिशमेंट मिलेगी, यानी 2 साल से कम भी हो सकती है, या उसको सिर्फ फाइन मिलेगा, या उसके ऊपर इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों चाहे वो लग सकते हैं। ओके, इसके साथ हम 2 मज़ीद जो छोटे-छोटे सेक्शंस हैं उनको देखते हैं, और वो है सेक्शन नंबर 470 और 471। ओके, सो जो सेक्शन नंबर 470 है ये फॉर्ज डॉक्यूमेंट की बात करता है। जो सेक्शन नंबर 464 हमने पहले देखा था, वो ये बताता था कि 5 डॉक्यूमेंट क्या होता है। और फिर उसके बाद जो सेक्शन नंबर 463 है उसमें हमने ये देखा कि कब ये जो पांच डॉक्यूमेंट है वो कब फॉर्जी बनता है। अब ये जो सेक्शन नंबर 470 है ये हमें ये बताता है कि जब जो सेक्शन नंबर 463 के अंडर जब फॉर्जी कमिट हो जाए तो उस डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाएगा। सो उसका आंसर ये है कि फॉर्जी डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये कहते हैं कि अ पास डॉक्यूमेंट, यानी पास डॉक्यूमेंट कौन सा वाला, सेक्शन 464 वाला, मेड होल्डी, यानी उसमें की हमने बात की थी ना कि चाहे वो पूरा बना हो, यानी पूरा डॉक्यूमेंट अगर फॉर्ज है, यानी फॉर एग्जांपल एक फेक पासपोर्ट शुरू से ही आखिर तक झूठा बनाया गया है तो पूरा पासपोर्ट जो है वो फॉर्जी डॉक्यूमेंट है। और इन अ पार्ट ऑफ अ फॉर्जरी, और इन अ पार्ट, यानी पार्ट का मतलब ये है कि सिर्फ उसका एक हिस्सा जो है वो क्या हो, फॉर्ज हो। जैसे इस अमाउंट में अगर कोई सिर्फ एक ज़ीरो बदल दी जाए या कोई डेट बदल दी जाए, ठीक है, तो ये पार्ट हो जाएगा। बाय फॉर्जरी इज डेजिग्नेटेड अ फॉर्ज डॉक्यूमेंट, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको फॉर्ज डॉक्यूमेंट कहा जाएगा। यहाँ पे लिखा है ना कि बाय फॉर्जरी, फॉर्जरी का मतलब ये है कि फॉर्जरी पहले सेक्शन 463 और फिर 464 के मुताबिक जो है वो प्रूफ होनी चाहिए। यानी सबसे पहले ज़रूरी ये है कि वो फॉल्स डॉक्यूमेंट जो सेक्शन नंबर 464 है ये साबित होने चाहिए कि फॉल्स डॉक्यूमेंट है। और जैसे 463 है क्रिमिनल इंटेंशन की बात करते हैं क्योंकि उसकी यूज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तब जाकर जो सेक्शन नंबर 470 है ये उस डॉक्यूमेंट को फॉर्जी डॉक्यूमेंट का लेबल देता है, ठीक है। तो फिर ऐसे जो डॉक्यूमेंट होगा उसको क्या कहा जाएगा, उसको ऑफिशियली फॉर्ज डॉक्यूमेंट का नाम रॉ जो है वो देती है। ओके, सो अब हम लेते हैं सेक्शन नंबर 471। ये कहता है कि यूजिंग, देखिए इसके ऊपर इस वर्ड के ऊपर फोकस करें। पहले क्या था, पहले जब हमने सेक्शंस देखे इसमें मेकिंग की बात हुई थी, ठीक है। यहाँ पे उस मेक डॉक्यूमेंट को जो बना लिया जाता है यहाँ पे कोई उसको यूज़ कर रहा होता है। यूजिंग इज जेन्युइन अ फॉर्जी डॉक्यूमेंट, इन अगर फॉर्जी डॉक्यूमेंट को किस तरह यूज़ किया जा रहा है, इज़ अ जेन्युइन
उसको समझ के यूज़ किए जाते हैं। हु एवर फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली, यानी यहाँ पे मिस्टेक वगैरह नहीं हो। तो अगर मिस्टेक है तो फिर तो वो दूसरी बात है, अगर किसी को यकीन नहीं हो। लेकिन जो हु एवर है वो क्या करता है, वो फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्ट तरीके से, जो सेक्शन नंबर 24 और 25 में पाकिस्तान पेनल कोड ने डिफाइन किया है, उसके ज़रिए से उसको क्या करता है, यूजेस एज ए जेन्युइन एनी डॉक्यूमेंट, यानी वो क्या करता है कि उस डॉक्यूमेंट को एज ए जेन्युइन समझ के नहीं, बल्कि उसको एज ए जेन्युइन यूज़ करके, यानी असली बड़े डॉक्यूमेंट की तरह उसको पेश किया जाता है उस फॉर्जी डॉक्यूमेंट को, विच ही नोज एंड हिज रीजन टू बिलीव्स टू बी अ फॉर्जी डॉक्यूमेंट। यानी जो डॉक्यूमेंट है, लाजमी बात है इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, ठीक है, और उसको मालूम हो कि ये जो डॉक्यूमेंट है या पूरे मतलब फॉर एग्जाम्पल वो डिग्री भी हो सकती है, पासपोर्ट भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, या उसे शुरू से मालूम हो कि भाई ये क्या है, ये फॉल्स डॉक्यूमेंट है, लेकिन फिर ही अगर वो उसको यूज़ कर रहा है तो यहाँ पे ये सेक्शन अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे यूजिंग की बात आ रही है। जो बनाने का है वो इन सेक्शन में होगा, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स को बनाना, फिर उसकी बनाने के बाद उसको यूज़ करने की बात आई, या उसको रीज़न टू बिलीव हो। रीज़न टू बिलीव मीन्स कि जो सर्कमस्टांसेस हैं वो इतनी सस्पिशियस होती हैं, ये रीजनेबल पर्सन को समझ आ जाता है कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट है ये क्या है, ये फॉर्ज डॉक्यूमेंट है। यानी फॉर एग्जांपल किसी ने यानी कोई शख्स है, वो किसी दूसरे शख्स को जो मार्केट वैल्यू है उससे बहुत कम प्राइस पर कोई एक फेक लुकिंग पासपोर्ट जो है वो बेच देता है, या कोई और डॉक्यूमेंट उसको बेच देता है जिसकी मार्केट वैल्यू से वो बहुत कम होती, ठीक है, और फिर उसको इमिग्रेशन में अगर कोई दूसरा शख्स जो है वो उसको यूज़ करता है, तो कोर्ट ये कह सकती हैं कि आपके पास रीजंस टू बिलीव था कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्या है, वो फॉर्ज्ड हैं, कि भी खारिज डॉक्यूमेंट। तो फिर उसके आगे उसकी पनिशमेंट बताई जा रही है कि ये कोई अलग से पनिशमेंट नहीं बता रहे, बल्कि ये कह रहे हैं कि उसकी पनिशमेंट इन द सेम मैनर होगी जैसे उसने डॉक्यूमेंट्स जो है वो फॉर्ज किए हैं। और उसकी जो पनिशमेंट है फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स की, उसको हमने सेक्शन नंबर 465 में देखा था कि उसको 2 ईयर पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, फाइन हो सकती है, या दोनों हो सकती है। सो ये आज का हमारा लेक्चर था, जिसमें हमने ये देखा कि फॉर्जरी क्या होती है, ठीक है, और फिर फॉर्जरी की जो डिफिनेशन है उसकी जो फाउंडेशन है वो सेक्शन नंबर 464 के ऊपर है, उसको हमने डिटेल से कवर करने की कोशिश की, और साथ में उसकी जो पनिशमेंट है उसको देखा। और इसके अलावा अगर कोई शख्स जो है वो फॉल्स डॉक्यूमेंट बना लेता है तो उसको लीगल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, उसको फर्जी डॉक्यूमेंट कहते हैं। और अगर कोई उसी फर्जी डॉक्यूमेंट को जेन्युइन करके पेश करके जो है यूज़ करता है, तो यानी डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट तरीके से, क्योंकि उस शख्स की जो पनिशमेंट होगी वो भी वैसी ही होगी जैसे कि शख्स जो है वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स जो है वो बनाता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। वीडियो काफ़ी लंबी हुई है, बट आई होप कि आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं, और या अगर आपकी वीडियोज़ के हवाले से कोई सजेशंस हैं इम्प्रूवमेंट के हवाले के, जो